सहवाल कह रहे हैं, आप तो पढ़े हैं इसमें, जी इनकी पारिस्थितिकी क्या है, कहाँ पैदा होते हैं, इनका नेचुरल अकरेंस क्या है, और क्या ये कोई जी सामुद्रिक माइक्रो जीव है या क्या है, मतलब आप इसको थोड़ा स्टार्टिंग से बताएंगे तो समझ में आएगा। जी जी बिल्कुल। पारिस्थितिकी क्या है इसकी, इकोलॉजी क्या है। जस्ट अ मिनट सर। हाँ, लाल सिंह जी, नमिता सिंह जी को ले लेते हैं, ये माइक्रोबायोलॉजी से हैं, और इनको ले लेते हैं, और इनका मेडिकल साइंस से है। आप बता दीजिए धीरे, मैं नमिता सिंह के पास जाता हूँ, डॉक्टर अनिल जुड़ नहीं पा रहे मेरे से। जी मैं कुछ कहना चाहूंगी सर। बिल्कुल। हाँ बोलिए मैडम, बोलिए नमिता सिंह जी, बोलिए। एक्चुअली ये मैंने काफी काम किया हुआ है इसके ऊपर बेसिकली, क्योंकि मेरी अपनी पीएचडी बेन गुरियन यूनिवर्सिटी ड्राईलैंड रिसर्च सेंटर इजराइल से है, और वो सेंटर काफी माना हुआ सेंटर है, उसमें एल्गी के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है। उसके अंदर मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये फ्रेश वाटर में भी होता है, जो आपका मीठा पानी है उसमें भी आप ग्रो कर सकते हैं, और खारे पानी में भी। खारे पानी में ग्रो करना आसान होता है स्पाइरुलिना को, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी इतने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत सारे खनिज पदार्थ उसमें मिक्स रहते हैं। तो जितना भी एरिया है आपका समुद्र के साथ साथ वाला, वहां पे धूप भी अच्छी आती है और ह्यूमिडिटी रहती है, तो नुकसान कम होता है और काफी अच्छे से ग्रो हो जाती है। और ड्राई लैंड में इसकी खेती करने में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि रात का और दिन का और रात के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है, तो प्रोडक्शन जितना आपको चाहिए उतना आप नहीं ले पाते हैं। पर जब आप किसी माइक्रो एल्गी को, फॉर एग्जांपल आप इसको लेते हैं, स्पाइरुलिना की खेती करते हैं, तो उसके लिए आपको रेस बनाने पड़ते हैं, टैंक बनाने पड़ते हैं। तो टैंक या जमीन में ना बना के ना, उसके पॉलीथीन के टैंक बनाए जाते हैं, या ट्यूबुलर बायोरिएक्टर बनाते हैं, क्योंकि इसके लिए हमें कंट्रोल इन्वायरमेंट चाहिए। आप ओपन में यदि ग्रो करेंगे तो उसमें कंटामिनेशन के चांसेस रहेंगे। इसके अलावा कुछ और भी मतलब डिफरेंट टाइप के माइक्रो एल्गी होते हैं, जिनका कंटामिनेशन आ जाता है तो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, और वो टॉक्सिन बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। नोड्यूलेरिन हुआ, माइक्रोसिस्टीन हुआ। तो माइक्रोसिस्टीन, ये फॉस्फेट का कंसंट्रेशन यदि आप बढ़ा देंगे तो उस बहुत तेजी से ग्रो करता है, और उसमें बहुत ज्यादा टॉक्सिन प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि जब भी करें तो बहुत ज्यादा बायोलॉजिकली यदि आपको यूज करना है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए या एनिमल के लिए, तो कंट्रोल इन्वायरमेंट में ग्रो करें तो बेटर होता है। ओपन रेस्पेस में करते हैं, लेकिन उसकी टेस्टिंग की जाती है, बहुत बड़ी बड़ी लेबोरेटरी है उसके अंदर ग्रो करके, पर उसको वो टेस्ट करते हैं कि इसमें कोई टॉक्सिन तो नहीं आया। आज यदि आप किसान, कोई हमारा किसान भाई करना चाहता है, तो उसमें उसको रेस्पेस बनाने चाहिए पॉलीथीन की लाइनिंग करके। इसमें यदि चौड़ाई 1 फीट है तो उसकी लंबाई आप 2 फीट, 1:2 के रेशो में आपको लंबाई और चौड़ाई रखनी होती है। और पूरब से पश्चिम की डायरेक्शन में यदि रेस्पेस बनाएंगे तो प्रोडक्शन अच्छा होता है, क्योंकि पूरे दिन उसके ऊपर धूप आती है, और उसको आपको कवर भी करना होता है, जिससे कि बाहर की धूल मिट्टी आके कोई कंटामिनेशन नहीं आए इसके अंदर। और इसमें जो है ऑलरेडी मिक्स आपको मार्केट में अवेलेबल होते हैं, और सस्ते में करना तो पोटेशियम नाइट्रेट, मोनोफॉस्फेट, पोटेशियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट का मिक्सचर आता है, उसको हम बोलते हैं सी मिक्सचर बोलते हैं, सी सॉल्ट बोलते हैं। सी सॉल्ट को यदि मिक्स करके बनाएंगे तो पीएच बहुत हाई रहता है, और हाई पीएच में स्पाइरुलिना ग्रो करने से कंटामिनेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके अंदर आपको जो सीड है, सीड मिल जाता है, और एमएसएमई भी आपको सपोर्ट कर देती है। यदि आप रजिस्टर्ड हो जाएं तो आपको ट्रेनिंग भी देते हैं 10 से 12 दिन की। आप ट्रेनिंग करके अपने यहाँ ग्रो कर सकते हैं। जो ऑलरेडी उनके आइडेंटिफाइड यूनिट है वहां पे किसान को भेज के और फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग लेते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आता है। और जब आप बोलते हैं कि डायरेक्टली आप ही पैलेट बना के भेजें, तो उससे बेटर है कि आप उसका पाउडर सेल करें बड़ी फर्म को, प्रोडक्शन करके छोटी छोटी यूनिट में प्रोडक्शन करके, और वो आगे उसको स्टैंडर्डाइज कंडीशन के अकॉर्डिंग आगे सेल करें, तो ज्यादा बेटर होता है, मेरा जो मानना है। मैं एक आपसे थोड़ा बीच में टॉक्सिक वाली बात पे मैडम आप ध्यान डालें हैं कि कोई ऐसी टेस्टिंग मशीन है, जैसे हमने बोल दिया, एक सिंपल आप अपने आप को, एक ऐसे फार्मर को जो अनपढ़ फार्मर है, वो यदि इसमें इन्वॉल्व हो तो ट्रेनिंग भी हो जाएगी, ये नाबार्ड कोई लोन देगा तो भी ले लेंगे, हम सारा कर लेंगे। लेकिन हम किसी चीज को बनाए वो टॉक्सिक हो जाए तो वो हमारे लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि हमारा माल कोई नहीं खरीदे। इसका किसान के पास कोई ऐसा हो, या वहां से कोई चेकिंग का ला करके ही हम कर सकते हैं।
नहीं, वो उसके लिए आपको जो बहुत कम मात्रा में भी ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, यदि इसके अंदर माइक्रोसिस्टीन हो जाए। तो उस कंडीशन में यदि आपका पीएच आपने जो पानी का बोलना चाहिए खारापन एक रखा 10 से 11 के बीच में, तो चांसेस कम हो जाते हैं। तो पीएच स्ट्रिप आती है, उससे पीएच आप बार-बार चेक करते रहिए। लेकिन जो प्रोडक्शन हुआ उसका परसेंट है, कितना हुआ है, ये आप किसान को करने के लिए महँगा सौदा है, किसान कर नहीं पाएगा उसको। उसके लिए यदि वो चाहे तो सैंपल भेज के और हमें चेक करा लेगा कि हमारे इस प्रोडक्ट में ये वाला कंटामिनेशन है या नहीं। बस यही चीज़ का नुकसान कोई होता है करने कोई में। कोई यूनिवर्सिटी लेवल पे या इस टाइप की कोई एड है जो हम अपना खेत दे दें, पानी दे दें हाँ। और उसकी वो चेकिंग या उसकी गाइडलाइन या ऐसा दे दें, ऐसा कोई ढांचा है? आप इजराइल में भी रही है तो वहां का क्या सेटअप है? इंडिया में कोई ऐसा सेटअप खड़ा है या नहीं है, क्या है? स्टेटस जो है आईआरआई करता है और आपको यदि जमीन और वो दे दें तो बहुत सारे मिनी माइक्रो इंडस्ट्रीज हैं जो आपका लेके वहां पे प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं और आप लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके प्रोडक्शन कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इसमें खर्चा नहीं आता है। आपको नाबार्ड भी दे देता है इसके लिए लोन। मनीष मनीष भारती जी, आप अपना कोई करिए, आप बहुत बड़ा फार्म ले रहे हैं, आप जैविक खेती भी कर रहे हैं। मैडम नमिता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इजराइल तो, और इनके जैसा डॉक्टर अनिल ने मुझे संक्षेप में परिचय दिया, पूरा परिचय मैडम आप का मैं ले नहीं पाया। आपके काफी स्टूडेंट काम कर रहे हैं, तो कोई ऐसा मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से किसान को केंद्र बिंदु मानते हुए हमें ज्ञान हुआ करते हैं, लेकिन हमारा हर वक्त किसी मीटिंग का फोकस पॉइंट फार्मर देता है और उसके साथ में इकोनॉमी इन्वॉल्व रहती है और किसी हिसाब से मेडिकल लाइन से हमारे दीपक गर्ग वगैरह जुड़े हुए हैं। टॉक्सी की बात आई तो इनसे भी हम वापिस टच करेंगे कि टॉक्सी के मामले में ये कह रहे हैं कि आप हमारे मार्फत बेचो किसी मटेरियल को, लेकिन टॉक्सिक हो गया तो हमारे लिए तो वो बेकार हो गया कि हमने चीज पैदा की वो जहरीली होगी तो हमारे लिए। तो कोई ऐसा सवाल आपके दिमाग में मनीष भारती जी आप है तो पूछिए मैडम से। बाद में मैं दीपक घर के पास में टॉक्सी के ले जाऊंगा, बाकी साथियों के भी सवाल। हाँ भारती जी। सभी पैनलिस्ट को, और क्योंकि मैं एक डेयरी फार्मर भी हूँ तो जो अजोड़ा है उसके बारे में तो थोड़ी बहुत जानकारी थी, लेकिन जब हम ये जो ब्लू और रेड और ग्रीन एलगी की बात करते हैं तो जो कुछ थोड़ा बहुत मैंने ज्ञान दिया है बहुत सिंप्लीफाई करके मैं सभी के साथ अपनी इंफॉर्मेशन भी साझा करूँगा इसमें, कि मोटे तौर पे तीनों एलगीज में दो चीज़ें कॉमन है। नंबर एक, विटामिन ए तीनों में पाया जाता है, चाहे वो ग्रीन एलगी है, चाहे वो ब्लू है, चाहे वो रेड है। और ग्रीन में फिर विटामिन ए के साथ बी का कॉम्बिनेशन है और जो रेड एलगी है उसमें विटामिन ए के साथ डी का कॉम्बिनेशन है। लेकिन अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है ब्राउन के बारे में बहुत ज़्यादा मेरे को कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन इनपुट नहीं मिला है इसके ऊपर, लेकिन ये दो हैं जो सबसे ज़्यादा हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। मुझे ये लगता है कि जो एलगी का जो न्यूट्रिशन या जो हम लोग जो कॉस्मेटिक यूज है बेसिकली, जो स्किन के लिए इसको कहते हैं कि 65 गुना ज़्यादा विटामिन सी है इसमें किसी भी दूसरी चीज़ों के मुकाबले। तो स्किन डिजीज या जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, जो चेहरों पे रिंकल्स को रोकने के लिए जो एंटी एजिंग क्रीम्स हैं, तो उस इंडस्ट्री में जो एलगी का इस्तेमाल है वो वर्ल्ड वाइड बहुत प्रोमिनेंट है, सबको मालूम है। फ्रांस जैसे मुल्कों ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है और बेसिकली वो मुल्क जहाँ समुंदर है वहाँ पे इसके ऊपर ज़्यादा काम हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली भारत में, हालांकि हमारा भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद उस लेवल पे हम लोगों ने काम नहीं किया है किसान को इन्वॉल्व करके, कि जहाँ एक आम किसान जो समुद्र किनारे क्षेत्रों में रहता है वो इस पूरी इंडस्ट्री में अपने आप को जोड़ सके। जब हम अपनी बात करते हैं नॉर्थ इंडिया में, तो हमारे पास समुद्री क्षेत्र तो नहीं है, तो हमें खारा पानी आर्टिफिशियली बनाना पड़ेगा, नमक का पीएच, जैसा कि अभी नमिता जी ने बताया। हम कमर्शियल फार्मिंग कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है वो खाने वाली एलगी के बजाय जो किसान खेत में इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें वो नाइट्रोजन को रोक पा रहा है खेत के अंदर, जमीन के अंदर, जैसा कि हरवीर सिंह जी का जो आर्टिकल है, जो अभी हनुमान राम जी ने भी जिसका जिक्र किया, वो मैंने पढ़ा है पूरा आर्टिकल।
और उसमें जो बहुत मतलब जिससे मुझे लगा कि यार ये कमाल की चीज हो सकती है हम किसानों के लिए, क्योंकि पैडी एक बहुत बड़ा रीजन है अक्रॉस इंडिया। अगर आप कश्मीर से और कन्याकुमारी तक चले जाएं तो धान भारत में पैदा होने वाले सबसे बड़े अनाजों में से एक है। और लगभग लगभग कोई क्षेत्र नहीं बचा है, अगर हम राजस्थान की बेल्ट को छोड़ दें, जहाँ पे धान की खेती बड़े पैमाने पे ना हो रही हो या पानी की उपलब्धता जहाँ अच्छी तरह ना हो। तो वहां पे अगर हम एलगी का इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर फर्टिलाइजर, तो मेरे ख्याल से उसमें हम इस देश के किसान के बड़े वर्ग को उसका फायदा पहुंचा सकते हैं, लाभ पहुंचा सकते हैं, उसको एजुकेट करके। जहां तक सवाल उसका न्यूट्रिशन वैल्यू करके उसका ह्यूमन कंजम्पशन की बात आती है, तो बिल्कुल सही कहा नीरज जी ने कि जो टॉक्सिसिटी को चेक करने के लिए जिस लेवल के लैब चाहिए वो स्टेब्लिश नहीं है, फार्मर्स अपने लेवल पे कर नहीं सकता है, तो परेशानी उसमें मतलब उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन की मुझे दिक्कत लगती है। लेकिन जब मैं खेती किसानी में एलगी के इस्तेमाल के बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक बड़ा मार्केट है, और अगर किसानों को उसके लिए ट्रेनिंग किया जाए और करा जाए तो बड़े पैमाने पे ना सिर्फ सॉइल हेल्थ अच्छी होती है, नाइट्रोजन का जो इस्तेमाल है उसके ऊपर हम कंट्रोल करते हैं, जमीन का टेक्सचर बेटर होता है, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डाउन आती है, हमारे पास एक हेल्थी फूड होता है, बिकॉज ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की श्रेणी में आता है। तो मुझे लगता है कि हम किसानों को बजाय इसके कि इसको फूड वाले एस्पेक्ट की तरफ जाएं, और खास तौर पे जो मैंने रेड एलगी, क्योंकि ग्रीन के मुकाबले रेड एलगी के इस्तेमाल ज्यादा है ह्यूमन कंजम्पशन में, लेकिन रेड एलगी डीप सी में होती है, गहरे पानी में होती है, जो मेरी जानकारी, हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरे मुझे करेक्ट करेंगे उसमें, वो क्या डीप सी में ज्यादा अच्छा हो पाता है। तो हमारे पास अगर हम आर्टिफिशियल उस चीज को सेटअप को क्रिएट करके करना चाहें तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इकोनॉमिकल वाइबल नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे मेरा अपना टेक यही है हनुमान जी कि हमें जो फार्मर है, जो खेती है, खेती किसानी में जो फर्टिलाइजर का जो इस्तेमाल एलगी का हो सकता है वो नंबर 1 पे होना चाहिए, और नंबर 2 पे जो ग्रीन अजोला जो है, जो हम जैसे बिहार जैसे क्षेत्रों में देख रहे हैं या उन क्षेत्रों में जहाँ हरे चारे की कमी है, वहां ये एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है पशुपालन में, मुर्गी में, उसमें इसका इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि एक बड़ा सोर्स ऑफ प्रोटीन है, बड़ा सोर्स ऑफ विटामिन है, और बड़ा आसानी से इसको पैदा किया जा सकता है, कोई बहुत इंटेंसिव ट्रेनिंग की इसमें जरूरत नहीं है। तो एनिमल फीड न्यूट्रिशन दूसरा पॉइंट हो सकता है जिसके ऊपर मेरे ख्याल से हम लोग के लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो मुझे दिखती है, अगर मैं एग्री बिजनेस में चलो नमिता जी को लेने से पहले मैं डॉक्टर अनिल को ले लूं। डॉक्टर अनिल, हम ये भी चाह रहे हैं कि फूड कंजप्शन में, जैसे इन्होंने बता दिया कि हम फर्टिलाइजर को नंबर 1 माने, आप फूड टेक्नोलॉजी से, फूड कंजप्शन भी आज का भोजन बहुत दूषित है, और इस तरह का दूषित है कि हमारे पास में हमारे बच्चों को कोई देने के अंदर बड़ी एक 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 अजीबोगरीब तरीके से हम मानते हैं। डॉक्टर अनिल, आप लेफ्ट कर गए, क्या बात हुई बीच में? हाँ, वापस आ गए। तो फूड टेक्नोलॉजी में आप इसका क्या स्कोप मानते हैं? फिर मैडम को मैं लेऊंगा, दोनों ही। उन्होंने बता दिया फर्टिलाइजर का, अब हम फूड को लेते हैं, और फिर डॉक्टर वो बीच में वो लेफ्ट कर गए, तो दीपक आ जाते हैं या इनसे लेते हैं कि कॉस्ट्यूम का और वो कॉमर्शियल बात में। डॉक्टर अनिल, आप बताइए, फूड के अंदर हम इनको किस तरह से एस्टेब्लिश कर सकते हैं एलगी को? नहीं, मैडम को बताइए, लेकिन आपका सवाल क्या बनता है इसमें कि क्या हम इसमें बढ़ सकता है भारत का किसान कोई किसी तरीके से? माइक खोलिए डॉक्टर अनिल, आपका माइक म्यूट करिए, म्यूट है। मैं एक हाँ, चलो ये मेरा सवाल मान लो आप डॉक्टर अनिल की तरफ से, कि एक बात मनीष जी की आई कि हम इसको फर्टिलाइजर में नेटवर्क कर दें, एक बात डॉक्टर दीपक की भी आई कि हमारे पास में एक तरह का यूं समझो कि शरीर के अंदर वो पूरा इम्यूनिटी पावर आ जाएगा। इम्यूनिटी की बड़ी भीख है, पूरे दुनिया में हो गई है, तो वो भी एक अपनी जगह है। जमीन की भी अपनी एक फर्ज है, भूख है कि इसको भी किया जाए, उसके बाद में करें। इस पे आप अपना विजन रखिए।
सर जो 1 ग्राम एल्गी है स्पाइरुलिना वो 1000 किलोग्राम फ्रूट और वेजिटेबल से जितनी हमें मिलती है ना न्यूट्रिशन उसके बराबर होती है, इसमें ये कहूँगी। और हिमेटोकोकस जो है वो रेड एल्गी की अभी मनीष जी ने बात की है। हिमेटोकोकस जो है वो रेड एल्गी है और रेड एल्गी को भी ग्रो किया जा सकता है और उसकी एक खासियत ये होती है कि आप उसको नॉर्मल कंडीशन में ग्रो करते रहिए आराम से। लेकिन जब आप उसको बाहर अंदर आप कवर्ड एरिया में ग्रो करिए पर्टिकुलर लेवल तक, जब उसको आप एक तेज लाइट देंगे, बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी देंगे तो वो एकदम से कन्वर्ट होके एस्ट्राजेंथिन का प्रोडक्शन करती है जो कि एक रेड होता है। उसमें बहुत ज़्यादा बीटा कैरोटीन होता है। इसका भी यूज़ किया जाता है एज़ अ न्यूट्रिशन। तो उसको इमीडिएटली आप चेंज करके और एस्ट्राजेंथिन का प्रोडक्शन भी किसान कर सकता है अपने लेवल पे और उसमें चांसेस कम होते हैं किसी भी तरह के टॉक्सिन्स के। और जहाँ तक स्पाइरुलिना यदि पीएच मेंटेन करके रखेगा किसान तो उसमें टॉक्सिन कम प्रोड्यूस होगा और इसके प्रोडक्शन में ज़्यादा है। जहाँ आप उसकी एजोला की बात करें तो एजोला तो ग्रीन बहुत ज़्यादा ग्रो करता है लेकिन उसके लिए हमें नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, नेचुरल वाटर सोर्सेज। तो पॉन्ड बनाएँ आप और उसके अंदर ग्रो करें तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिज़नेस नहीं मानती मैं उसको। बायो फर्टिलाइज़र भी जब आप उसको सेल करने जाएँगे तो उतना नहीं मिलेगा। तो नेचुरली आपका जब आप धान बोते हैं, उस वक़्त यदि आप बीज डाल देते हैं, उसमें होता है नॉस्टॉक सिलेंड्रोस्पर्मम सिलेंड्रोस्पर्मम, नॉस्टॉक, एनाबीना साइटोनिमा ये सारे माइक्रो एल्गी हैं। वो यू कैन से साइनोबैक्टीरिया ये सारे माइक्रो एल्गी हैं, इनको यदि आप ऐड कर दें तो ये अपने आप ग्रो होते रहते हैं उसके अंदर पानी में। जब आप धान की बुआई करें तो वो जमीन के अंदर ही रहेंगे और जमीन के अंदर कार्बन कंटेंट बढ़ा देंगे जो उसके न्यूट्रिशन में फायदा पहुंचाएगा। ठीक है ना। बायो फर्टिलाइजर के केस में यदि आप बात करते हैं तो फिर दूसरे वाले सोर्सेज ज्यादा बेटर हैं और ये आप नेचुरल यदि आपके पास वाटर अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि आप बोरिंग करके पानी निकाल के ग्रो करें तो वो इकोनॉमिकली और आपके इन्वायरमेंटली बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है और हमारे धरती का पानी हम नीचे ही ले जाएंगे। तो उसको कंट्रोल करने के लिए मैं उसको प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं मानती। शायद मनीष जी ये हो सकता है हम रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे हमने ये किया, लेकिन जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं जो कि यूनेस्को ने कहा है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमें वही अप्रोच को फॉलो करना चाहिए जिसमें हमारा एनवायरनमेंट भी इफेक्ट ना हो और हमारी इकोनॉमी भी ग्रो करे और हमारे पीपल्स को अच्छा खाना मिले। अब यहाँ पे जो स्पाइरुलिना की मैं बात कर रही थी प्रोडक्शन की, वो आप प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं उसके लेवल पे। तो छोटा किसान है वो 100 स्क्वायर यार्ड में भी प्रोडक्शन में यदि वो सिंसियरिटी से करे तो करीब 30,000 से 35,000 रुपए कमा सकता है पर मंथ। मैडम एक ये बात क्लियर करें कि शहरों का जो पानी है वेस्ट वाटर, हाँ जी, तो क्या इसकी यूटिलिटी कहीं आपको स्कोप लगता है? इतना गंदा पानी जाके शहर का बड़ा वेस्ट लैंड को भी वेस्ट कर रहा है और किसी काम भी नहीं आ रहा है, बदबू भी मार रहा है। तो क्या इसमें आपकी रिसर्च कहीं गई है कि आप लोगों ने इस पे कभी काम किया हो किसी शहर के? हाँ, इसके लिए सर जो पानी आपका म्युनिसिपैलिटी वेस्ट वाटर जो जाता है उसमें यूज करते हैं। जो एजोला की आप बात कर रहे हैं ना, एजोला वहां पे ग्रो किया जाए तो प्रॉफिटेबल होगा और उसको ग्रो करने के लिए वो उसके न्यूट्रिएंट्स को खत्म कर देता है। जो उसमें कंटेमिनेशन है हैवी मेटल का, जिस भी तरह का पॉल्यूशन है, उस पॉल्यूशन को यूज करके उस कंडीशन में आप रेसवेज बना के उसमें ग्रो कर सकते हैं। वहां पे ठीक है, अब हर एक किसान के पास तो वो वेस्ट वाटर नहीं रहेगा ना। और वो ट्रीटमेंट प्लांट में ये मेन मतलब जो होता है पार्ट होता है, जो ट्रीटमेंट प्लांट रहते हैं ना वेस्ट वाटर के, उसमें ये मेन पार्ट होता है जिसके अंदर ग्रो किया जाता है। तो वो ग्रो किया जा सकता है वहां पे एजोला। आप रामनाथ जी, आप एमपी से जुड़े हुए हैं, आप अजोला के बीज भी बेच रहे हैं, अजोला पे आपका एक्सपीरियंस भी है। कोई सवाल बनता हो या कोई ऐसी बात विशेष हो जो मैडम से या आपके ध्यान में कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं आप, तो आप अपनी बात को रखें रामनारायण जी चौधरी। जी जी, नमस्कार सबको। बहुत बढ़िया सर जानकारी, अजोला पे जानकारी ऐसे है, मनुष्य आहार भी है और फसल आहार भी है। इसका खाद भी बनता है, मनुष्य को विटामिन के लिए भी जैसे जूस उसमें भी काम में आता है
और लेकिन मैंने जो काम किया है, एक्चुअली मैं कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं की, मैंने तो खाली 11वीं पास हूँ मैं। लेकिन मैं खाद बीज दवाई का काम करता हूँ, इसलिए हमने प्रैक्टिकली कृषि विज्ञान केंद्र में डिप्लोमा किया था, वहाँ सीख के आया और फिर मेरा इसमें थोड़ा-सा रुचि भी मेरी है। तो मैं जहाँ रह रहा हूँ, मैंने तीसरी मंजिल पे भी एक बिल्कुल गोल कुआँ-नुमा बना रखा, उसके अंदर मैं 4 साल से इसका बीड़ा करता हूँ और मैंने वो कमर्शियल नहीं, मैं किसानों को बाँटता रहता हूँ अभी जैसे ही। तो मैंने वही एक करीब-करीब समझ लो कि आप बता रही थी कि 2 बाई 4 जैसे टाँका रहना चाहिए, उसी टाइप से वो गोल है, पूरा व्यास है उसका, करीब 8-10 फीट व्यास है। उसमें मैंने 1.5 से 2 फीट जो है पानी भर के, फिर उसमें गोबर और मिट्टी डाल के उसका अजोला में निकाल दे देता हूँ। तो कहीं मेरे घर पे गायों के लिए भी काम में रहता हूँ और किसानों को सेवा करता हूँ, मतलब उसको वो दूसरा कोई उसका मेरा वो पर्पज़ नहीं है। तो ये जो अजोला की बात जैसा अभी मैम आप बता रहे कि ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। तो एक चीज आपने और अच्छी बता दी कि ये म्यूनिसिपालिटी का जो पानी जो वेस्ट जो जाता है जंगल में, तो हम वहाँ पे भी 10 बाई 20 या 20 बाई 40 या 50 बाई 100 मतलब इस टाइप का गड्ढा करके इसके बीज वहाँ डाल के हाँ, उसमें अपन भी कर सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट को भी इसको हथियार लेना चाहिए इस अजोला को, मेरे हिसाब से। और मैंने देखा है इसको वाकई में, मैंने पूरा डे टू डे इसका रिसर्च किया मैं। उसमें मैंने देखा था कि करीब-करीब 15 दिन में, जैसे मैंने 1 किलो अजोला डाला था, तो 15 दिन में पूरा वो 15 किलो हो गया। फिर मैं 1 किलो रोज़ निकालता था, 1 किलो वापस बढ़ जाता था ऑटोमेटिक उसमें। हैं, उस छोटे से टाँके में, कोई बहुत बड़ा मेरा प्रोजेक्ट नहीं है, वो तीसरी मंजिल के ऊपर छोटा-सा टाँका है, उसमें मैंने ये करता रहता था। तो मैंने उसमें निकालना भी चालू करा, हमारी गायों के लिए भी खिलाना चालू किया और देना भी, ये बात तो यहाँ हुई। अब मैंने जहाँ तक और पढ़ा है कि ये किसान वर्ग भी अपने खेत में बड़े लेवल पे भी इसको खाद के रूप में कर सकते हैं। मान लो आपका 1 एकड़ खेत है, उसमें एक बार पानी भर दीजिए, अजोला का बीज छिड़क दीजिए और 15-20 दिन या महीने भर के अंदर-अंदर वो पूरी काई, एक तरह की काई है, पूरी काई जम जाएगी उसके ऊपर। वो पानी सुखा दीजिए, जैसे ही वो सूखेगा, अजोला सूखेगा, वो आपका फर्टिलाइज़र बन जाएगा ऑर्गेनिक बिल्कुल। तो आपका 1 एकड़ के लिए बेहतरीन खाद बन गया उससे। तो इस टाइप से किसानों के लिए तो बहुत वरदान साबित होगा ये मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने जब खाली प्रैक्टिकली किया है, अभी मैंने किताबी ज्ञान मेरे को चलो मैं नमिता जी को ले लेता हूँ, इनकी रिसर्च है। नमिता जी, इन्होंने जो एक बात कही कि हम पूरे खेत में ऐसे पानी को भर दें, जैसे हम एक तो जाता है जमीन में परकोलेट होकर चला जाता है, पूरे खेत में भर दें और उसको ये खाद के रूप में उसको कर दे, तो हमें दूसरा खाद नहीं डालना पड़े, प्लाऊ चलाया और खाद के उसमें, तो इज इट पॉसिबल और नॉट? और इसका इट इज पॉसिबल और ये केवल अपने लिए होगा, उसको बेच नहीं पाएगा किसान। हाँ नहीं, वो बात ठीक है। मनीष जी, आप फार्म हाउस चलाते हैं, तो जो ये बात उभर के आई, सुबह मेरी रामनारायण जी से बात हो रही थी, तो इन्होंने कहा ऐसा कर लेते हैं। तो मैंने कहा भाई एक्सपर्ट आते हैं, उनके सामने भी बात रखेंगे। आपका फार्म हाउस है, वहाँ 1 हेक्टर 1 बीघा या कोई प्लॉट के ऊपर ये खाद पैदा करके और कोई एक फसल जो, क्योंकि जैविक होगी ये, तो आपका ऑर्गेनिक होगा, इसमें कोई नहीं है कोई, क्योंकि हम उस लाइन को अलग लेते हैं एक बार के फूड के लिए लेने के लिए, जो बात है उसके अंदर जो बात बहुत बड़ी कहती भाई 1 ग्राम में भी इतना बड़ा है, तो वो बात तो एक मेडिकल साइंस के साथ भी एक मीटिंग हो पूरी, इसका एक पूरा सेमिनार हो और मैडम नमिता जी जैसे एक्सपर्ट लोग जुड़ के और इसको पूरा देख भाई खाने पीने के अंदर, क्यों मेडिकल लाइन भी इसमें गोल्ड है, लेकिन खाद की लाइन जैसे आपने कही, तो क्या कॉस्ट के हिसाब से आप क्या सोचते हो कि इसका बीज और पानी और ये मिला करके यदि आपका एक कोई प्लॉट बन जाता है ऐसा, इससे शैवाल से भर जाता है, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, इसको एक रोल मॉडल के तौर पे? नहीं, हनुमान जी, मेरा कहने का मतलब वही था कि जो नमिता जी ने कहा वो बिल्कुल सही है उनकी बात, कि अगर हम इसको कमर्शियल खेती के तौर पे करें कि साहब हम जमीन से पानी निकाल रहे हैं और फिर अजोला को पैदा कर रहे हैं और बेच रहे हैं, तो वो शायद हो सकता उतना प्रॉफिटेबल ना हो, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मेरा वो पॉइंट नहीं था, मेरा पॉइंट था कि हम बतौर किसान आज की तारीख में जब हम धान की खेती करते हैं, तो रेगुलर बेसिस पे हमें धान को पानी देना होता है। जो मैंने जिस आर्टिकल का रेफरेंस दिया है, उस आर्टिकल में भी यही था कि जो धान के किसान हैं, वो जब धान की रोपाई करेंगे, रोपाई करने के 7 दिन के बाद जब पानी देते हैं और वो पानी खड़ा होता है, उस टाइम पे जो है वो एल्गी का बीज जो है, वो अलग-अलग एल्गीज हैं, मुझे उतनी जानकारी नहीं है, नमिता जी मुझसे ज़्यादा बेहतर बता पाएंगी और इन्होंने कई सारे नाम भी लिए हैं। इनफैक्ट वो नाम हम लोगों को मिल जाएंगे तो आगे के रेफरेंस के लिए अच्छा रहेगा।
तो वो स्प्रेड करके उसको फर्टिलाइजर, यानी कि किसान उसका कंजम्पशन खुद करे, ना कि उसको पैदा करके दूसरों को बेचे। वो एक बड़ा सोर्स है। जैसे हम पशुपालन करते हैं, तो जब हम पशुपालन करते हैं तो हम कहते हैं जो गाय का गोबर है उसका सबसे पहले इस्तेमाल जो है, या भैंस का गोबर है, या कोई भी पशु का जो वेस्ट है, उसका इस्तेमाल किसान अपने खेत के लिए करता है, अपनी कॉस्टिंग को घटाने के लिए करता है, अपनी पैदावार को बेहतर करने के लिए करता है। तो मुझे एलगी के अंदर जो किसान के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक और मात्र अपॉर्चुनिटी लगती है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है। भाई थ्योरेटिकल तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम किसान की बात करें, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म सिर्फ किसान का है, तो किसान के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि किसान इसको पैदा करके न्यूट्रिशन के तौर पे बेचने के बजाय अगर अपनी खेती में इसका कोई बेहतर इस्तेमाल कर सकता है। और मैं इसमें थोड़ा सा नमिता जी से जानकारी और चाहूंगा कि अपार्ट फ्रॉम पेडी और कौन सी ऐसी क्रॉप है किसान की, और कौन सी ऐसी फसल है जिसमें हम एलगी का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो जानकारी मुझे जरूर चाहिए। आप किसी भी उसमें कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है डॉक्टर साहब। ये बेसिकली जो है आपका कार्बन कंटेंट बढ़ाता है आपकी सॉइल का, और सॉइल की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। और सॉइल की हेल्थ जब इम्प्रूव होगी, बायो फर्टिलाइजर का जो काम होता है सेम इसका भी है। नाइट्रोजन फिक्सेशन मेन जो मैंने बताया आपको, जो स्ट्रेन, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन होगी तो ऑटोमेटिकली नाइट्रोजन का कंटेंट ज्यादा होगा, आपको यूरिया की कम मात्रा डालनी पड़ेगी बढ़ेगी ही नहीं यूरिया की मात्रा। नहीं, लेकिन मोटा जो मुझे समझ में आया कि पैडी एक ऐसी क्रॉप है हमारी जिसमें हमें लंबे समय के लिए नमी को बनाए रखना पड़ता है, नमी रहती है, तो उसमें ज्यादा फायदा। हाँ, फिर उसके बाद लेकिन दूसरी जो हमारा देगा जैसे मान लीजिए हम गेहूं की बात करें, मान लीजिए हम दाल की बात करें, मान लीजिए हम सरसों की बात करें, तो उनमें प्रैक्टिकली मुझे नहीं लगता कि शायद ये काम कर पाएगी, क्योंकि उन्हें तो पानी बहुत कम चाहिए फसलों को। दाल को जो सरसों है उसको बहुत कम पानी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। वहां तो ये मेरे ख्याल से नहीं काम कर पाएगी। पर यदि आप शुगर केन में कर सकता है क्या? शुगर केन करेगा सर, बिल्कुल करेगा सर। यदि आप इस तरह के बायो फर्टिलाइजर एलगी वाले उसमें प्रोड्यूस कर, मतलब डालते हैं, अपने आप ग्रो नहीं कर पाएंगे वहां पे ड्राई, लेकिन डालते हैं ना, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी आपकी सॉइल की। ओके, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो वो भी आपको काफी फायदा करेगी। रामनारायण जी शायद अपना वो टैंक दिखा रहे हैं, जैसे इस तरह से। जी मैं अभी जैसे मैंने बताया था ना बीच में कि मैंने ये तीसरी मंजिल पे एक छोटा सा टाका जैसे बना रखा है ये, है ना। अब इसी में मैं ये जैसे ये करीब 15-20 स्क्वायर फीट होगा ये। अब इसमें मैंने ये इस टाइप से जो है ये पूरा अजोला लगा रखा है यहाँ पे। सर ये पानी की आवश्यकता होती है, ग्रो नहीं कर पाएगा। जो वेस्ट वाटर निकलता है ना म्युनिसिपैलिटी का, वहां पे यदि बना के ग्रो करके और वहां से किसानों को दिया जाए तो भी फायदा है। वो किसी भी फसल में आप डाल सकते हैं। हाँ, इसमें मैंने क्या करा था, इसमें मिट्टी और ताजा गोबर दोनों डाल रखा है इसके अंदर। अच्छा। हाँ। ललिता जी, मुझे लगता है वाटर प्यूरिफिकेशन का भी काम करेगा। हाँ। एक्चुअली होता क्या है सर, ये जितने भी यदि हैवी मेटल और कुछ इस तरह के जो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं और बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन होती है जिस तरह के पॉल्यूटेंट्स की, तो ये ऊपर से लेयर बन जाती है इसकी पानी के ऊपर। तो नीचे की जो स्थिति होती है ना, वो एनोरोबिक कंडीशन क्रिएट हो जाती है उसके अंदर। तो वहां पे उनको मतलब जो पॉल्यूटेंट है उनको खत्म करने वाले बैक्टीरिया ग्रो होने लगते हैं, तो वो पानी को शुद्ध करने का काम भी करते हैं। क्योंकि ऊपर से लेयर बना ली, ऊपर ऑक्सीजन नीचे जानी बंद हो जाती है पानी में। तो एनारोबिक जो है ना, जो बैक्टीरिया को मतलब हवा नहीं चाहिए, ऑक्सीजन नहीं चाहिए, उनका कंसंट्रेशन बढ़ने से वो तेजी के साथ डिग्रेडेट करते हैं उन पॉल्यूटेंट्स को जो उस पानी के अंदर अवेलेबल है। तो प्यूरिफिकेशन में इनका काफी यूज होता है, और वेस्टर्न कंट्रीज में इसका यूज कर रहे हैं हम लोग। जी नमिता जी, अवेलेबिलिटी ऑफ सीड्स तो इसका कमर्शियल प्रोडक्शन के का पूरा अगर हम चाहें, इसका मटेरियल में कहाँ अवेलेबल होगा, किस तरीके से होगा, वो थोड़ा इसमें शेयर करें। इसमें तमिलनाडु फिशरीज यूनिवर्सिटी है चेन्नई में, वहां पे इनका अवेलेबल है। और ये कोयम्बटूर में भी है अवेलेबल। कोयम्बटूर यूनिवर्सिटी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो भी प्रोवाइड करती है इनको, और अपने IRI है दिल्ली में, वो भी प्रोवाइड करती है इनके यूटेंसिल प्रोडक्ट को, और इनकी ट्रेनिंग भी देती है। मैं एक और पूछ रहा था आपसे कि आपने अमोनिया और कार्बन 2 क्रेडिट को तो बात बता दी,
क्या फॉस्फेट का भी ये फुलफिलनेस करती है खाद की बात को? ज्यादातर हमारे जो किसान है ये सिर्फ फॉस्फेट और अमोनिया को यूज कर रहे हैं, यहाँ की जो सेटअप हाँ बना जी, रखा है। एनपीके के साथ भी प्रोड्यूस करते हैं सर, उसके लिए प्रोडक्शन करने के लिए। नहीं, फॉस्फेट डालना पड़ेगा या इसी से फुलफिल हो जाएगा? इसी से फुलफिल हो जाएगा फॉस्फेट में जो होगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये यूक्रेन युद्ध में खाद का कह रहे हैं महंगा हो रहा है, तो हमें तो सरकार को इस बात के लिए आप लोगों के मार्फत और इस हिसाब से लिखना चाहिए कि भाई खाद, आप जैविक खेती की बात भी कर रहे हैं, तो इस बात के लिए यदि हम इस अजोला या अलगई के मामले में करें तो अब मैं गुरप्रीत, आप बताइए, आपका माइक बीच में बंद हो गया था। हमने खाद के मामले में तो काफी रिसर्च कर ली, आप मेडिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, तो मेडिकल साइंस में एक बात तो उभर के आई थी भाई हमारे कोर्स में वगैरह ये तो कॉमर्शियल सेटअप पे हो गया। मेडिकल साइंस में एकमात्र सिर्फ टॉक्सिक की बात पड़ी कि भाई जहरीला पौधा जो है वो नुकसान करता है। तो ऐसे कोई प्रोडक्ट के बारे में या आपको कोई ध्यान है या ऐसा कुछ है क्या उसके बारे में, वो तो आप बताओ। डॉक्टर दीपक चले गए हैं वैसे, वरना उनसे कुछ अलग मेडिकल लाइन की बात हम पढ़ते। किस तरह की सर? हाँ जी, हाँ, हाँ, मैं मैडम नविता जी से निवेदन करना चाहता हूँ। मैं राजस्थान का हूँ। मेरे पास में 60 बाई 60 का एक हौज है, जिसके अंदर बरसात का पानी भी है, कुछ ट्यूबवेल का भी है। ओके। और हमारे इलाके के अंदर आजकल खारा पानी ज्यादा हो गया है, तो खेती के लिए नहीं, हमें तो सिर्फ आप बताइए पशुओं के चारे के रूप में और हमारे खाद के रूप में हम कहाँ तक इसमें सफल हो सकते हैं, कृपया बताना। तो पशुओं के चारे के रूप में आप एजोला की जो बात हुई है वो ग्रो कर सकते हैं उसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप ये स्पाइरुलिना या कुछ इस तरह की एल्गी की बात करेंगे तो उसके लिए ज़्यादा गहराई की ज़रूरत नहीं होती। 8 से 10 इंच पानी की गहराई काफ़ी होती है। 1 डेढ़ फीट गहरा आप गड्ढा बनाइए, उसमें पॉलीथीन बिछाइए और उसमें आपसे 8 से 10 इंच का ही ज़रूरत होती है। मेरा तो मानना है कि आप छोटे-छोटे किसान सहायता ग्रुप बना के ना वहाँ पे वुमेन को एम्पावर कीजिए और वो अपने छोटे-छोटे रेस्टोरेंट्स बना के प्रोडक्शन करें और उनको आप कलेक्ट करके आगे सेल कीजिए। बीज आपको आराम से मिल जाएगा, इसका बीज में नहीं होती। एक जो प्रोडक्शन की है यूनिट, उससे बीज फ्री ऑफ कॉस्ट हाँ, के देते हैं कुछ ऐसे एनजीओ हैं। पर आपके केस में आपने बहुत गहरा है आपका गड्ढा, तो उसमें आपको एज़ोला ग्रो करना पड़ेगा। एल्गी ग्रो नहीं हो सकती, जो स्पाइरुलिना वगैरह, वो ग्रो करने के लिए आपको कम गहरा गड्ढा चाहिए। अच्छा, अरविंद जी मेरी एक आपके भारी समस्या है। 1 मिनट हनुमान जी, मैं मैडम जी से एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ हाँ। कि मेरा जो 60 बाई 60 और 15 फीट गहरा है हौद, उसका करीब-करीब 30% वाटर एवापोरेट होके चला जाता है। तो उस एवापोरेशन को रोकने के लिए कुछ मुझे सुझाव दें आप। 30 बाय 60 एवापोरेशन का तो एक ही सोर्स है कि उसको कवर कर दिया जाए और कवर करने के लिए पॉलीथीन के कवर से आप डोम बना दीजिए। वो आपको कवर करना पड़ेगा और एवापोरेशन का और कोई सोर्स नहीं है जिससे आप रोक पाएँ। अगर थर्मोकोट बिछा दे ऊपर तो? नहीं, मैं कभी जो आपको रीयूज़ कर पाएँ, थर्मोकोल बिछाने से आपका रुक तो जाएगा, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन थर्मोकोल के आप वो बीड्स डालेंगे और वो यदि आपके जाते हैं तो वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो मैं हमेशा अप्रोच करती हूँ वही जो बायोडिग्रेडेबल चीज़ आप यूज़ करें और वो आगे जाके आपके पॉल्यूशन ना करे अपने। और ये थर्मोकोल्स तो कवर करना 100 ईयर्स से नहीं। चलो धन्यवाद। अरविंद जी, आप आपके साथ में मैडम जुड़े हुए हैं क्या? आप माइक्रोबायोलॉजी से है, एमएससी मैडम आपके जुड़े हुए हो? जुड़े हुए हैं, वो सुन रही है। मैडम को जोड़ के उनका आपका मैडम निमिता जी से कोई ऐसी क्वारी हो, क्योंकि ये मीटिंग अरविंद जी की मैसेज है, ये है आप माइक्रोबायोलॉजी की एमएससी। तो ये टॉपिक आया था मेरे पास में, हमने इनसे किया और इन्होंने काफी कुछ जुड़े तो है आपके फ्रेंड सर्कल में, लेकिन वो बीच में थोड़े चले गए। बाकी गुरप्रीत जी के पास भी जाएंगे। तो मैडम, आप निमिता जी से बात करते हुए, आपकी एमएससी है, कोई ऐसी क्वारी, क्योंकि मेरा फोकस पॉइंट तीनों पे है। आज की काफी डिस्कशन हो गई, खाद के सिवाय हम चाह रहे हैं कि कहीं कहीं ह्यूमन यूज के लिए भी, क्योंकि जो 1 ग्राम में इतनी ताकत, और वो बताया तो वो दिल ललचाता है कि हमारे बच्चे कुछ तो ऐसी चीज भी खाएं जो इस धरती पे है उपलब्ध। तो मैडम आप पूछिए।
हाँ जी मैडम, पूछ सकते हैं। मैम ये क्लोरेला जो है हाँ जी, क्लोरेला उसका ठीक है जी। अपन अन्न के अनाज के रूप में उपयोग करते हैं हम्म। भाई, कोई तो उसको किस तरह से प्रोडक्शन करें उसका? वो क्लोरेला का भी ऑलमोस्ट स्पाइरुलिना की तरह प्रोडक्शन होता है, और वो भी यदि क्लोरेला का जो ज्यादातर होता है उसको फूड के लिए हम इतना यूज नहीं करते हैं मैम क्लोरेला को, ठीक है, उसका बायोडीजल में ज्यादा एप्लीकेशन है। मैं मैडम एक निविता जी मैडम बता दूं कि ये एमएससी करके फार्मिंग कर रहे हैं अभी। अच्छा जी, तो किसकी कर रहे हैं सर? फिलहाल तो लोग क्लोरेला की कर रहे हैं आप? नहीं नहीं मैम, नहीं करना चाह रहे हैं। जैसी होती है ना अपने खाना जो गेहूं वगैरह अभी है। तो यही ट्रेडिशनल खेती कर रहे हैं मैडम। अच्छा जी, अच्छा, तो अब ये क्या करना चाहते हैं? ये अभी तो माइक्रो एल्गी की वो खेती करना चाहते हैं। नहीं, अभी तो ये जो फर्टिलाइजर के रूप में है ना उसकी खेती करने की सोच रहे हैं मैम। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ फिर आप उसको कर सकते हैं, फर्टिलाइजर के लिए भी क्लोरेला का यूज होता है। बायोडीजल में ज्यादा उपयोग है क्लोरेला का, क्योंकि उसके अंदर जो है ऑयल कंटेंट इंक्रीज करते हैं, और ऑयल कंटेंट के लिए आपको डिफरेंट टाइप के सोर्सेज डालने होते हैं, तो क्लोरेला का वहां पे ज्यादा ही उपयोग होता है। इसके अलावा जो आपकी मैं एक और बात कहना चाहूंगी, जो मैंने आपको स्पाइरुलिना की बात कही ना, जहाँ से हमने कहा कि टॉक्सिन्स भी आ जाते हैं, तो उसमें हाँ एक फायदे की है कि जो टॉक्सिन है वो वाटर सॉल्युबल नहीं है। इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं कि उससे आप एक्सट्रैक्ट कर लें। इसके अंदर एक नीले रंग का वो होता है, पिगमेंट, ब्लू कलर का पिगमेंट होता है, जो जिसको हम बोलते हैं फाइकोसाइनिन, और यदि आप उसको एक्सट्रैक्ट आउट करके बेचते हैं तो उसकी और ज्यादा कॉस्ट होती है, और उसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगता उसको एक्सट्रैक्ट आउट करने में। यदि किसी किसान को लगता है कि मेरे यहाँ कंटेमिनेशन आने के चांसेस हैं, तो वो वाला उस तरह से भी आप कर सकते हैं, और उसका वो मेडिकल साइंस में बहुत उपयोग होता है। और आप फूड कलरेंट, हम नेचुरल कलर की जरूरत पड़ती है हमें, तो नेचुरल कलर के लिए यदि हम वो फाइकोसाइनिन का यूज करेंगे तो ब्लू कलर का हमें फूड मिलेगा, और वो बहुत अच्छा मतलब सोर्स ऑफ प्रोटीन भी है, तो उसको भी किसान आगे एक्सपेक्ट कर सकता है। तो इंडस्ट्री में यदि आप सेल करते हैं ना, तो इंडस्ट्री उसको अलग कहीं से भी प्रोसेस कर लेती है खुद बेचने के लिए। हाँ तो अब मेरे साथ में हरवाल सिंह ने एक तो नारी होता है, नारी, एक मैं कहता हूँ नारी होता है, नारी जिसका साग बना के खाते हैं, क्या वो नारी भी इसमें इसी में इंक्लूड है? और दूसरा मेरा सवाल है कि जलकुंभी जो होता है, जिसको समंदर शोक हम बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, क्या ये भी चीज का कोई वो है, मतलब नहीं नहीं, वो एल्गी नहीं होता सर, वो एल्गी नहीं होता है। जलकुंभी जो है वो एनजीओ है, वो बड़े वो तो हमें नारी बता जाता है। वो हमारे लिए नुकसान की चीज है। चलो मनीष जी आप कोई बात बोलना चाह रहे हो, वरना हरलाल जी डी पोशाक को ले रहा हूँ मैं। मनीष जी कोई बात हो? नहीं, मैं मेरा एक छोटा सा सवाल है आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, बिकॉज स्पैरुलिना की खेती के बारे में मुझे सच बात बताऊं कि कोई जानकारी नहीं है। नमिता जी, मुझे थोड़ा सा ही जानकारी चाहिए कि इसका फसल चक्र क्या है, मतलब बेड प्रिपरेशन के बाद जब आप बीज डालते हैं तो उसका फसल चक्र क्या है, कितने दिनों में तैयार होता है? और अगर हम आपने 1/2 का रेशो बताया था, तो अगर हम माने कि 5 फीट चौड़ा और 10 फीट लंबा एक बेड हम लोग बनाते हैं प्लास्टिक डाल के और उसको तैयारी करके, तो उससे कितना प्रोडक्शन हमें लगभग मिल जाता है? और यदि बाकी 7 फसल मीटर चक्र आप क्या है? करें तो आपको, नहीं तो इसमें 1/1 मीटर में आपको प्रोडक्शन जो होता है वो 1 केजी तक मिल जाएगा, और इसमें 7 से 8 दिन में तैयार हो जाती है इसकी। और उसमें जब आप हार्वेस्ट करते हैं ना, तो 1/4 तो आप निकाल लेते हैं। जैसे टोटल आपके पास 100 लीटर है, तो 25 लीटर से आपका 1/4 रहने देंगे, 75 लीटर आप पर डे आप उसको हार्वेस्ट कर लीजिए 7 से 8 दिन के बाद, और उस पानी को उसी में रिसर्कुलेट कर दीजिए। क्या इसका मैम कोई कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट टाइप या कोई रेडी मटेरियल है जो हम किसानों को अगर एजुकेट करना चाहें, तो हमारे पास कोई उस तरह का फॉर्मेट है जो हम लोगों के साथ शेयर करें, उन्हें बताएं कि इसकी ये इकोनॉमिक्स है, ये इसके ट्रेनिंग शेड्यूल है, इतने दिनों में ये ऐसे पैदा होता है, ये वैरायटी के बीज है जो इस रेट पे मिलेगी? कुछ है अपने पास रेडी टू गो? ट्रेनिंग देता है सर, एमएसएमई ट्रेनिंग देते हैं कई, और आप तमिलनाडु फिशरीज यूनिवर्सिटी चेन्नई है जो, उसमें कांटेक्ट कीजिए, अपने किसान जाएंगे वहां पे, वो फ्री ट्रेनिंग देते हैं 8 से 10 दिन की। इसके अलावा कुछ एनजीओ हैं
जो कि फ्री ट्रेनिंग देते हैं, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं। साउथ में तो बहुत ज्यादा इसका प्रोडक्शन है और काफी और ज्यादा। इसका मार्केट मार्केट रेट क्या है मैम पर केजी? मार्केट रेट इसका करीब 800 से 1000 रुपए केजी है, जो आपका क्रूड आप सेल। चलो अरलाल सिंह जी, डीएफओ साहब, आपकी कोई बात मैडम निमित्ता जी से हम पूछ पाए? आप फॉरेस्ट में डीएफओ रहे हैं, रिटायर्ड हैं, ये लाल सिंह जी को देता हूं मैं। कोई ऐसा इसमें कोई नई बात हम सोचते हो? 3 फोकस पॉइंट में हम खाने के लिए, ह्यूमन यूज के लिए, और केटल फोडर के यूज के लिए, और खाद के लिए। तो ये सारी बातें हमारे सामने आ रही है और संयोग से हमें अच्छे एक्सपर्ट मिल गए। तो उस स्थिति पे मैं चाह रहा हूं कि आपका कोई जिज्ञासा लाल सिंह जी, डीएफओ साहब, आपकी कोई बात हो तो। सबको नमस्कार। नमस्कार। मैं तो अभी इसका कह कह सीख रहा हूँ। मेरे को सवालों के जवाब भी आ रहे हैं, मेरे दिमाग में जो सवाल आ रहे हैं उनके जवाब भी आ रहे हैं, क्योंकि जनरल से हैं। मेरी तो ये इच्छा है कि हम दोनों मिलके, किसान तो हैं, हम रिटायर होने के बाद यही खेती कर रहे हैं, तो कहीं 8-10 दिन कोई कुछ सीख आए कहीं, तो ये बात थोड़ी आगे बढ़े, प्रैक्टिकली हम कुछ कर पाए। इतनी सी इच्छा है, तो इसके लिए मुझे गाइड कर दिया जाए। और बस इतना बहुत है। फिलहाल इतना ही समझाऊं। हाँ लाल सिंह जी, आपकी कोई जिज्ञासा हो? क्यों, मेरे सवाल तो वहीं खड़े हैं। मेरा सवाल तो आदमी का, मेरा ज्यादा दिमाग काम कर रहा है, क्योंकि ह्यूमन सोसाइटी की नीड ज्यादा है। पशु तो क्या है, अपने तरीके से है। खाद और आदमी मेरे बीच में कंफ्यूज में घूम रहा है कि गवर्नमेंट को तो खाद की चीज और ये जो भी है सब्सिडी वगैरह, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, तो सरकारी तंत्र तो यहाँ सेट हो जाता है। आदमी बहुत गंदी चीजें खा रहा है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको शुद्ध खा रहा हो। तो आदमी को किस तरीके से भोजन अच्छा मिले, उस मामले के अंदर हम कुछ एक नई बात को कर पाएंगे। तो लाल सिंह जी, आपका बात रख दें, इसके बाद में निमिता जी, जो मेरे सवाल, जो फिक्स सवाल है कि मैं आदमी के तरफ यदि बढ़ूं तो कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं, किसके पास जाऊं, क्या मार्केटिंग हो, क्या किस तरीके से हो। और ये जितने साथी पैनलिस्ट मेरे साथ में और भी जुड़े हैं, तो वो सब चाहेंगे कि हम इस दुनिया के अंदर शुद्ध भोजन दे पाए। ये बहुत बड़ी कमजोरी होगी है, क्योंकि पशु तो अपने तरीके से कुछ सेट कर लेता है, इधर उधर की फालतू खाता नहीं है, उसको जो भी अवेलेबल है उसमें इधर उधर मुंह मार के खा लेता है। खाद हम देके अपनी सोइल को फर्टाइल भी कर सकते हैं, अच्छी बात है, ये सेकंड प्रायोरिटी आता है। लेकिन यदि महंगा है, टॉक्सिक है, ये सारे सवाल तो है हमारे सामने, लेकिन इसका ट्रेनिंग करेंगे, इसके लिए कुछ नया सोचेंगे, कितना नफा घाटा होगा वो आगे की बात है। लाल सिंह जी, आप ज्यादातर गांव के प्रोजेक्ट के रूप में एमएसएमई में लोगों को कह रहे हैं, तो क्या इस प्रोजेक्ट को मैडम नमिता जी और हम इनके साथ में कोई बड़ा ग्रुप बना करके और एक मीटिंग को ढंग से एक नई तरीके से एक बार वर्चुअल करेंगे, फिर कहीं भी एक सेंटर पॉइंट फिजिकल पूरा वर्कशॉप करेंगे, और फिर हम आगे बढ़ेंगे कि जीवन में खाने के लिए शुद्ध मिले। आदमी तड़पता है अच्छा खाने के लिए। लाल सिंह जी, देखिए हनुमान राम जी, इसीलिए मेरा वो प्रश्न था पहले कि कोई भी क्रॉप है या कोई भी अपना ऑर्गेनिज्म है, उसका एक इकोसिस्टम होता है। वो कहाँ पर प्रोड्यूस होगा, वो नेचुरली कैसे प्रोड्यूस होगा, उसका अभी शैवाल के बारे में ये बात आई कि शैवाल जो है थोड़ा नमकीन पानी में और समुद्र के किनारे ठीक से प्रोडक्शन हो सकता है। अब आप खाने की बात कह रहे हैं, खाना तो एक्चुअली हर एक व्यक्ति की फूड हैबिट पे है। अब मेरी आपकी जो फूड हैबिट है, जो हमारी रेस है, वो चना, गेहूं और ये है, और सब्जियां हैं। उन सब पर ध्यान देने के लिए ही ये हम जीरो कॉस्ट इकोनॉमी और ऑर्गेनिक फॉरेस्ट एग्रीकल्चर और जीरो इकोनॉमी एग्रीकल्चर, ये सब उधर ध्यान जा रहा है। तो इसलिए जा रहा है कि इस फर्टिलाइजर ने और इस केमिकल ने और इस इंसेक्टिसाइड ने, पेस्टिसाइड ने सारा पूरा का पूरा खाना रद्द कर दिया है। अच्छा, अब ढूंढ रहे हैं नया नया क्या करें, क्या कहाँ से लाएं। अभी शैवाल से अगर आप खाना चाहते हो तो वो टॉक्सिक ज्यादा हो जाएगा। वो मैडम ने सही बताया कि वो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। टेम्परेचर, पीएच, कहाँ किसान समझता है पीएच, और समझ भी जाएगा तो कैसे, कौन सी लैब किस लेवल की हमारे पास है जो
चेक कर लेंगे। हमारी तो सरसों का जब ग्रेड चेक करते हैं तो सरसों के ग्रेड एक्चुअली तो 42 होता है और वो बनिया का जो नैब वाला 38 बता देता है, तो इसलिए अभी हम उसमें नहीं है। हमारा जो काम है शैवाल के बारे में, जो एरिया इनके अपने इकोसिस्टम के हैं वहाँ हो जाए और थोड़ा बहुत हम भी कर लें तो वो खाद के लिए बेटर है। जो उन्होंने कहा मनीष जी ने बेटर, मैडम ने बताया। ठीक 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 बात है। तो आज हमारा एक बार हो जाए उसके बाद फाइनल, ठीक है। हाँ ठीक बात है आपकी, बिल्कुल सटीक बात है। सही बात भी है कि यदि हम खाद में डालें तो हो सकता है कि वो प्रोटीन जिसको डाल रहे हैं, जो कमी उसमें है वो पौधे में आ जाएगी, हमें सप्लीमेंट कर पाएगी, ऐसा भी हम सोचते हैं। रामनाथ जी कोई सवाल है आप करिए, फिर मैडम हाँ जवाब जी देंगे। जी जी सर, एक मैं नमिता जी से एक मैं सवाल है, क्योंकि मैं इस व्यापार से जुड़ा हूँ और बहुत सारी कंपनियां सीवीड के नाम से टॉनिक बाजार में बेचती है। हमारी लाइन में उस पर लिखा रहता है सीवीड। अब सीवीड में कुछ कंपनियां, जैसे एक पीआई कंपनी है, बहुत बड़े लेवल की थी है वो, उन्होंने हमको एक पिक्चर भी बताई थी कि वो समुद्र में जाकर सीवीड, मतलब जो उसमें समुद्र के तहे में जाके वहां से उनकी जो शैवाल, वो जो काई निकाल के बाहर निकाल के लाते हुए दिखाते हैं, और उसका कुछ अंश काट के खाने में काम आता है, और किसी का फिर वो निचोड़ के उसका रस निकाल के वो सीमेंट वो बॉटल में भर के वो पौधों में देने के लिए वो टॉनिक बनाते हैं। तो ये मतलब पूरा प्रोसेस हमको वहां नहीं बताया गया, लेकिन वास्तव में क्या ये सीमेंट वो कौन सा समुद्र है, वो कौन सा उसमें बीज डालते हैं, वहाँ वो जगह वो किसी सरकारी जगह है कि या कोई बीज डाल के वो शैवाल पैदा करते हैं वो समुद्र में। तो ये क्या कहानी होगी, थोड़ी सी ये नहीं मुझे जानकारी नहीं, चाहिए। रामनाथ जी सुबह भी बात हुई थी अपनी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि चीज एक ही है, वो शैवाल एक ही है, उसका एक पार्ट खाने में काम लेते हैं, एक पार्ट जूस में काम लेते हैं, एक पार्ट खाद में काम लेते हैं। एक ही चीज का एक तीन चीजें अलग अलग है। सुबह भी मेरे समझ में नहीं आई थी ये बात। नहीं वो तो है, लेकिन जैसे वो समुद्र में से निकाल के लाते हैं 100-200 मीटर फीट या पता नहीं कितनी गहराई से, वो जब समुद्र के गहराई में लगी रहती है वो शैवाल, उसमें वो निकाल के पनडुब्बियों से लाते हैं और बाहर निकाल के फिर उसको प्रोसेस करते हैं। तो वो क्या चलो चलो छोटे मैडम को मोटे बता दो, व्यापारी पता छोटे पता मोटे नहीं किसान के लिए वो, हाँ वो मुश्किल है। तीनों हो सकता है, तीनों टुकड़े अलग अलग हो या कारा नाम का एलगी होता है, कारा नाम का एलगी होता है। ये आप चाइना यदि जाएंगे तो चाइना में तो वो लोग नाश्ते में अपने वो खाते हैं सलाद के अंदर सीवीड। वीड तो अच्छा अच्छा खरपतवार है एक जी तरह से, वो समुद्र की खरपतवार है जिसको वो निकालते हैं, और अच्छा उसको आजकल वो लोग समुद्र के साथ साथ रेस वेस बना के वहाँ ग्रो भी करते हैं। अंदर से लाके ना उसको ग्रो भी करते हैं, तो उसके अंदर जो होता है ना न्यूट्रिएंट्स रिच होता है वो। क्योंकि आजकल जो हम आरओ का पानी पीने लगे हैं ना बहुत ज़्यादा, उसमें हमें 110 से 120 टीडीएस का पानी पीना चाहिए और हम उसको 100 से नीचे कर देते हैं। तो उसके कारण मिनरल डिफिशियंसी हमारी बॉडी में आ गई है। मेन मिनरल डिफिशियंसी होने की तो वजह से वो हमें नुकसान देती है, तो वो मिनरल कंटेंट बहुत हाई रहता है उसके अंदर। मिनरल कंटेंट नहीं वो चीज हम आयोडीन ऐसे ऊपर कर आयोडीन सकते हैं रहता क्या है। 10-20 यहाँ पानी पे इसमें बनाने। आयोडीन और विटामिन सी की कमी होगी स्पाइरुलिना में, बट उसके अंदर विटामिन रिच रहता है और आयोडीन कंटेंट काफी हाई रहता है वो सीवीड के अंदर। जी वो जी विटामिन डिफिशियंसी को भी कम करता है। ये कहने का मतलब हुआ कि ये जो आज के टॉपिक से वो एक एक्स्ट्रा चीज है, अलग ही नहीं है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। हाँ अच्छा अच्छा, यस। ठीक बात है। ये ठीक ठीक एक महिपाल सिंह जी राठौड़ जुड़े हुए हैं, कुछ आपका सवाल हो जी तो। वो मूंगा कहलाते हैं, मूंगे मूंगे होते हैं इस गांव में समुद्र में। हाँ ठीक बात है। अब महिपाल सिंह जी राठौड़ आप जुड़े हुए हैं, आप कोई बात पूछना चाहें तो बात रखें। जी भाई साहब, सभी को राम राम। हाँ, कहाँ से हैं, थोड़ा परिचय भी दे दें, क्या करते हैं थोड़ा। मैं भाई साहब इंदौर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, बेटमा के पास ग्राम मोतला से। अच्छा ठीक बात। मेरा भी छोटा सा प्रश्न है। किसान सभी जैविक खेती करना चाहते हैं, लेकिन उनको संसाधनों की कमी कारण वो इस चीज पे आके और रुक जाते हैं और आगे अपनी बात किसी के सामने रख भी नहीं पाते। अब इस समस्या को कैसे हल किया जाएगा, जबकि गवर्नमेंट चाहती है रासायनिक खाद से आप जैविक खाद पे आए, लेकिन प्रोत्साहन या किसानों को प्रोत्साहित नहीं करती जैविक खेती के लिए। अब ये तो राठौड़ साहब, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी सब्सिडी ये तो अपना एक अपना उनका है। जैविक खेती के लिए तो क्या रिसोर्स चाहिए? ज्ञान की बात ही हम कर सकते हैं। जीरो कॉस्ट एग्रीकल्चर के लिए क्या चाहिए मतलब रिसोर्स, मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ,
गुरप्रीत जी आप कुछ बात पूछना चाहेंगे, फिर मैडम को इन्वॉल्व करता हूँ मैं और फिर शाम आपकी तरफ चलेंगे हम। नहीं, और उन्हें खेती के लिए क्या रिसोर्स चाहिए मैं पूछना चाहता हूँ। ऑर्गेनिक खेती के लिए गवर्नमेंट किसानों को हर सॉरी ब्लॉक स्तर पे, खंड स्तर पे कोई आयोजन करे और आयोजन करके और इनका 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 मतलब सब्सिडी देने से उससे मतलब है इनका, और अपन गवर्नमेंट के पार्ट नहीं है राठौर साहब, हम गवर्नमेंट के पार्ट नहीं है, हम तो किसान के प्रोत्साहन का मंच है हमारे साथ में, और हम ग्लोबली सोच रखते हुए हम कुछ ऐसा डिस्कशन करते हैं कि कोई ऐसा किसान को केंद्र बिंदु मान करके कोई ऐसी चीज, हम नई चीज जो आती है उसके बारे में हम एक प्रोग्राम रखते हैं, और हर संडे को होता है, आपका मोस्ट वेलकम, आप आइएगा। और इसके अंदर इस बार का हमारा टॉपिक ये है कि हम इसे खाद बनाएं, आदमी के खाने के लिए चीज पैदा करें, या हम इसको जो है पशुओं के करें। तो प्रॉब्लम जो है तीनों ही बराबर साइमल्टेनियस है, ऐसा नहीं है कि शायद ये कमियां हैं, लेकिन आदमी ने जो मिलावट की है ना, मेरा डॉक्टर अनिल जोड़ नहीं पाए, वो तो आदमी भी है, चाहे तो मेरे को कहा भी था, क्योंकि फूड टेक्नोलॉजी के मामले में हमने बहुत सारे 2-3 सेशन किए थे मैडम देवता जी, और उसमें हम इस स्तर पर पहुंच गए, अजीना मोटा साल्ट से लेकर के और कुछ ऐसे पाम ऑयल के मिक्सर से लेकर के, और पूरा भोजन जैसे हम केमिकल डाल करके भोजन का पूरा करके, फिर मनीष भारती जैसे लोग जो जैविक खेती करके अपना माल बेचना चाह रहे, जिनका कहीं बिकने को तैयार नहीं, और इतना भारी कंपटीशन, और इस तरह से मिला उसका कैटरिंग और इस तरह से आ गया, तब मेरे दिमाग में ये बात आई थी जब मैंने डॉक्टर पब्बी जो आपके आईसीआर के हैं उनका एक वीडियो देखा, वो हरवीर जी रूरल वॉइस में काम करते हैं, तो उन्होंने वो भेजते रहते हैं मेरे पास में, तो मैंने कहा यार ये यदि हम कुछ खाने पीने का सोचे तो ये है, लेकिन ये बात लाल सिंह जी वाली भी सही है कि कहाँ हम चेक करेंगे टॉक्सिक, कौन सा कोई खा लेंगे तो कोई उल्टा सीधा हो गया तो वो नहीं गिरे हो जाएगी, कैसे हम जो किसाई की लेब है वहां तक पहुंचेंगे, कैसे हम मार्केटिंग को जा पाएंगे। तो हम खाद को ले लें, मनीष जी ने जैसा कहा खाद में ले लें, तो हो सकता है उसके न्यूट्रिएंट हमारे उस पौधे में होकर के हमारे शरीर में भी आ जाए, कर जाए, और नहीं हो तो कुछ ऐसा नमिता जी बताइए कि जैसे चाइना वाले नाश्ते में कुछ ऐसी चीज हो जो हम बच्चों तक ला सकें, टेस्टेड हो और उस चीज को तैयार कर सकें। कम से कम जैसे हम अमूल दूध पीता है इंडिया करके बच्चों को नचाते देते हैं, लेकिन वो दूध कैसा पीते हैं, वो इंडिया कैसे पी रहा है, वो गॉड नोज। क्या ऐसी नाश्ते के अंदर, जैसे लाल सिंह जी वाली बात भी सही है, हमारा खान पान बिल्कुल अलग है, लेकिन हम कुछ ऐसी चीज किसी हमारे जो बच्चे हैं नौनियाल छोटे हैं, उनके लिए कोई ऐसा फूड प्रोडक्ट या ऐसी कोई बात या ऐसी कोई रिसर्च या ऐसा कोई मार्केटिंग सेटअप या ऐसा कोई लेब, जैसे हम तमिलनाडु भी जाएं तो उसके बारे में थोड़ा सा कोई आपको आइडिया हो, मार्केट में अवेलेबल भी हो तो उसका कोई नाम भी हो, क्यों ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है तो लोगों तक हम पहुंचाएंगे। अच्छा सर, जो है आपका सुनोवा नाम से दावत की एक टैबलेट आती है, और अभी रामदेव बाबा जी ने भी ये स्पाइरुलिना का चालू किया है। अब एक फर्म का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि मैंने अपने एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम दिया, उसमें हमने एक जूस डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, वो अभी हमने पूरी तरह डिस्क्लोज नहीं किया है क्योंकि हमारा है कि हम पेटेंट की साइड जाए उसमें। जब मैंने उनसे डिस्कशन किया तो उन्होंने मुझे कहा फर्म ने कि हम इसको आपको फंड कर देंगे इस प्रोजेक्ट को, लेकिन आप ऐसा करिए कि वो आदमी पिए और उसको एकदम से झनझनी होके और ताकत आ जाए। हमने कहा यदि ऐसी चीज चाहिए तो वो 100% नशे वाली चीज होगी, वो हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाएगी लेटर स्टेजेस में। तो उनका मुझे कहना था कि मैडम आज की डेट में जो यंग हैं लोग वो यही चाहते हैं, जैसे कि आपका मार्केट में कुछ प्रोडक्ट आ रहे हैं कोका कोला के भी, वो एकदम से पी के उसके ऐड भी आपने टीवी पे देखे होंगे। मैंने कहा बिल्कुल देखे जी, तो बोलते हैं उसमें क्या होता है, उसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कुछ ऐसी चीजें मिलाई जाती हैं, तो बोलते हैं आप भी वो मिलाइए। मैंने कहा कि मुझे वो मिलानी होती तो मैं एक काम क्यों करती, वो तो मार्केट में अवेलेबल है, उसका कंकॉक्शन बनाइए आप दे दीजिए आदमी को, तो फायदा हो जाएगा। हम तो उसमें कर रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की करें, फूड सिक्योरिटी की जहां हम बात कर रहे हैं, यूनेस्को ने कहा है फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए, और एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया अभी मैं प्रेजेंटली एसोसिएशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट की जनरल सेक्रेटरी भी हूँ,
और उसमें हमने अभी एक कॉन्फ्रेंस करानी है वर्ल्ड लेवल की मैसूर में। हो सकता है कि मैं आप में से हनुमान जी को बुलाऊं और आपको बोलूं कि आपकी इस तरह से कौन-कौन सी प्रॉब्लम है, आप अपने सेलेक्ट कीजिए कुछ क्वेश्चंस और आप मुझे फॉरवर्ड कीजिए और मैं वहां पे उस प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रेजेंट करूंगी, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन 90 साल पुरानी है और 5,000 से ज्यादा उसके लाइफ मेंबर्स हैं और हर साल हम एक कॉन्फ्रेंस कराते हैं, तो हम आपके किसानों की समस्याओं को वहां पे प्लेस कर सकते हैं। वैसे मेरा फील्ड जो है वो माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी का है, मैं एग्रीकल्चर में ज्यादा डील नहीं करती, पर बतौर यू कैन से मेरा इंटरेस्ट है। मेरे ब्रदर जो है वो एग्रीकल्चर में है, ऑस्ट्रेलिया में सेटल हैं, वो सारा एग्रीकल्चर फील्ड से आते हैं, तो मैं थोड़ा बहुत मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। और किसानियों में अभी मैं देख रही थी सागर से और सीहोर से जुड़े हुए थे। मेरी एमएससी जो है वो इंदौर यूनिवर्सिटी है, एमएससी मेरी इंदौर यूनिवर्सिटी, बीएससी भोपाल से। मैं पैदा हुई बड़ी हुई प्रदेश से हूँ। आपका मैम नंबर भी बोल दें, कांटेक्ट व्हाट्सएप नंबर, ताकि हमारे ग्रुप के लोग जो है आपसे संपर्क में रहें। और हम चाहेंगे आपके जैसी हस्ती से यदि हमारा संपर्क रहेगा तो फूड टेक्नोलॉजी का ऐसा एक मंच बना पाएंगे। तो नंबर बोल दें, क्यों रिकॉर्ड भी हो रहा है तो लोग नोट कर लेंगे, कोई पेन कॉपी वाले होंगे तो लिख भी लेंगे नंबर आपका, जिसपे व्हाट्सएप हो। हम व्हाट्सएप से आपको बोल करेंगे, डायरेक्ट आपको बोल नहीं करेंगे। 9416928883। तो मैं उस मंच पे भी आप लोगों की समस्या को कहूंगी कि जो भी हमारे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट आते हैं या एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजिस्ट आते हैं उसमें, तो वो कुछ आपका सुझाव देके उसको इम्प्रूव कर पाए। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है कि जो हमने अपनी से बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हम लोग खाद का उपयोग करने लगे हैं, नेचुरल खाद का उपयोग नहीं करते। तो समस्या कहाँ आती है? जैसे अभी गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंटेशन की नो टेलरिंग खेती, जिसमें आपको खरपतवार को खत्म मत करो, ये मत करो, उगाओ। तो ये वाली जब आप विदेशों की स्टडी पढ़े और हिंदुस्तान 1 एकड़ का प्लॉट होता है, उनका प्रोडक्शन कई क्विंटल होता है। चलो 100 क्विंटल का किसान को 10 क्विंटल का नुकसान हो गया तो इतना बड़ा नहीं है, पर हमारी जो है लैंड होल्डिंग बहुत कम है। 10 एकड़ का किसान है, 5 एकड़, उसको मिलना ही 10 क्विंटल 20 क्विंटल होगा, उसमें उसका 2 क्विंटल कम हो गया तो उसका तो बहुत नुकसान हो जाता है। तो हमारे किसानों की समस्या है कि उनको पेस्टिसाइड का यूज करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें अल्टरनेटिव ढूंढने पड़ेंगे। या तो कम्युनिटी खेती को हम करें चालू, कि आपके 10 किसान मिलके और वो एक कम्युनिटी फार्मिंग का कॉन्सेप्ट लाएं अपने देश में, ठीक है। क्योंकि मैंने जहाँ इजराइल में देखा, उनके कम्युनिटी लिविंग कीबुच का कॉन्सेप्ट है। वो क्या करते हैं, वो एक क्या बोलते हैं, गांव की तरह अपना कम्युनिटी सेंटर डेवलप करते हैं। वहां पे सारे किसान वो लोग रहते हैं और सबके काम बटे हुए हैं और वो खेती करते हैं इकट्ठी, तो उनका प्रोडक्शन भी हाई होता है। और जो हाई प्रोडक्शन होता है फिर उसको मार्केट में बेचते हैं, उससे जो प्रॉफिट होता है वो इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो हमें कम्युनिटी लिविंग की तरफ जाना पड़ेगा। मेरा मतलब सामाजिक तो मानते कम्युनिटी लिविंग की तरफ हम जाते हैं तो हमारे जो छोटे किसान हैं उनका फायदा हो सकता है। अब जहां तक मैंने आपको ये स्पाइरुलिना प्रोडक्शन की बात कही या हिमेटोकोकस के प्रोडक्शन की बात करी, यदि आप सेल्फ हेल्प ग्रुप गांव के लोग डेवलप करें और वो सेल्फ हेल्प ग्रुप लेके उसमें कुछ वुमेन्स को इन्वॉल्व करें, कुछ मेल इन्वॉल्व हो जाएं और छोटे छोटे अपने प्लॉट्स में प्रोडक्शन करें और उनको हम ट्रेन करें, और उसके बाद जो प्रोडक्ट निकले उसकी एक मार्केटिंग चेन डेवलप करके हम जो बड़ी कंपनीज हैं उनको डायरेक्टली पहुंचा देंगे, कर देंगे हम इतना प्रोडक्शन हमारे यहाँ होगा, ये हम आपको इस लेवल का प्रोड्यूस करके देंगे। तो वो वहां पे एक चेन डेवलप की जाए अपने ऑल ओवर इंडिया। तो ये हमें कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा अपने यहाँ। देन जब भी हम सोच सकते हैं कि हमारा जो गरीब किसान है उसका कुछ फायदा हो। जो बड़े किसान है उनको तो फर्क नहीं पड़ता, छोटे किसान है उसके लिए ही हमें अल्टरनेटिव सोर्सेस की तरफ ध्यान देना होगा कि वो किस तरह से अपने को अपलिफ्ट कर सकते हैं। अब जो स्पाइरुलिना के प्रोडक्ट में बहुत सारे मार्केट में है, इसको लोग क्यों पसंद नहीं करते? टेस्ट के कारण कई बार हो जाता है खराब। कैंडीज के फॉर्म में आप छोटे बच्चे को दीजिए तो वो चॉकलेट के फॉर्म में होगा तो वो डेफिनेटली खाएगा, उसको डेवलप करके चॉकलेट दे दीजिए, 1 ग्राम पर डे के हिसाब से आप उसको कंज्यूम करने के लिए दीजिए, तो उसकी सारी के सारी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी खत्म हो जाती है। ये ऑलरेडी रिपोर्ट अवेलेबल है, तो उससे माल नरिश्ड जो चाइल्ड है उनका भी फायदा होगा इसमें। तो उसके लिए ही हमें ऐसे छोटे
प्रोडक्ट डेवलप करके, यदि प्रोडक्शन हमारा स्टार्ट होगा तो छोटे छोटे प्रोडक्शन हम करके उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। एक मैं ये चाह रहा था कि इफ्को ने जो ये नैनो यूरिया निकाला, ये शायद माइक्रोबायोलॉजी के कंसेप्ट पर है, या ये नैनो यूरिया का जो मॉडल है वो कुछ अलग है? नैनो यूरिया जो है, मैं बायो नैनो टेक्नोलॉजी में बात करती हूँ। नैनो यूरिया का कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर इन्होंने जो नैनो फॉर्मुलेशन करी है, ये एक तो माइक्रो होती है, एक नैनो होती है, उससे भी छोटे पार्टिकल में करके, तो वो कम क्वांटिटी में उसका अपटेक जल्दी हो जाता है और कम जरूरत पड़ती है, ज्यादा नहीं डाला जाता यूरिया, कम यूरिया में ही ज्यादा प्लांट को मिल जाता है, वो ही है नैनो यूरिया। और है तो वो यूरिया ही, बस नैनो फॉर्मुलेशन है उसको, और वो सस्टेन रिलीज है कि थोड़ा रिलीज हो गया। जैसे हम दवा, आपने देखा होगा, आप एंटीबायोटिक लेते हैं, आप एंटीबायोटिक की गोली आपने खा ली, तो कई बार तो डॉक्टर लिखता है दिन में एक बार खानी है, कई बार 2 दिन टाइम खानी है। एक 500 mg की होती है, एक 250 mg की, आप सुबह शाम लीजिए। एक देता 500 mg आप ले लो, तो 500 mg में धीरे धीरे रिलीज होकर आपकी बॉडी में जाती रहती है, ठीक है। तो वो सस्टेन रिलीज बोलते हैं कि एक टाइम पीरियड के बाद एक कोटिंग आपकी खत्म हो गई, फिर थोड़ा सा और देर बाद दूसरी कोटिंग खत्म हो गई। नहीं, मैम नैनो यूरिया को जैविक कैसे माना गया? जैविक नहीं मानते सर, वो जैविक नहीं है। नहीं, वो मैंने इफ्को की मीटिंग पूरी सुनी है, वो मेरे बिल्कुल पड़ोस में 10 किलोमीटर दूर में ही है, मेरे रिलेशन में भी है वो। जो है, तो वो जो रलिया जी है ना, तो वो जैविक, उनका जो भाषण मैंने सुना, वो उसको ऑर्गेनिक खाद का फॉर्म दे रहे हैं, या मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं। मैं बताता हूँ आपको इसमें क्या झोल है। दरअसल जो भारत के ऑर्गेनिक का जो गाइडलाइंस है ना सर, जो गाजियाबाद में रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, ऑर्गेनिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप उसके पैरामीटर्स पे जाएंगे तो 30% यूरिया परमिसिबल है ऑर्गेनिक फार्मिंग में लीगली। आप 30% तक का यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि जो अगर आप 100 किलो इस्तेमाल कर रहे हो और 100 की जगह आप 30 किलो डालना शुरू कर दे, तो वो परमिसिबल है लीगली। हो सकता है ये मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो मनीष जी, क्योंकि ये जो नैनो यूरिया है ना हनुमान जी, ये दरअसल में जो आपकी यूरिया की क्वांटिटी यूज की जा रही है उसको उसी पैरामीटर में उतना कम कर देता है, इसलिए ये उसको कह रहे हैं कि ये ऑर्गेनिक है, आप ऑर्गेनिक खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऑर्गेनिक खेती का जो कॉन्सेप्ट, ऑर्गेनिक का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो पहले स्टार्ट हुआ था जर्मनी में। आप देखेंगे ऑर्गेनिक फूड पे बहुत सारे लोग जर्मनी का सिंबल देते हैं कि जर्मनी के फलाने से सर्टिफाइड है कंपनी से। तो यूरोप में ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था। ऑर्गेनिक का बेसिक जो है कॉन्सेप्ट बहुत लोगों को नहीं पता। हम हमेशा जाते हैं कि हमने जो नेचुरल चीजें यूज करी है, वो नेचुरल का कॉन्सेप्ट ये है कि जो वॉट एवर इज यू आर प्रोड्यूसिंग इन यूर फील्ड यू आर सेलिंग, और उसको एक ही चीज में आ रहे हैं। और कई बार क्या होता है कि उसके साइज के हिसाब से आप अलग कर लें, छटके आ जाए, वो चीजें हो जाए, तो वो वाली चीजें थी। तो ये सारे के सारे सर्टिफिकेट थे। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा ऑर्गेनिक बेस्ड है, इसका मतलब ये है कि जो भी प्रोड्यूस हो रहा है वो सारा के सारा आपका एक ही लॉट में बिक रहा है, क्योंकि हम जानकारी का इतना बड़ा अभाव इस देश के अंदर है कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारे पास नियम कायदे हैं, लेकिन किसानों को उन चीजों के बारे में नहीं बताया जाता। डेयरी सर्टिफिकेशन के लिए मैं पिछले 3 साल से जूझ रहा हूँ उत्तर प्रदेश में। जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो यूपी सोका है, जो ऑर्गेनिक प्रमाणीकरण करती है, मेरा उसने फार्म 5 साल से सर्टिफाइड किया हुआ, लेकिन जब मैं उनसे कहता हूं कि आप मेरी डेयरी को सर्टिफाई कर दो कि ये ऑर्गेनिक है, तो वो उसको कहते हैं साहब इसके लिए हम एलिजिबल नहीं है। और जो पीएसए के थ्रू आप जाते हो, वो कहता है मैं 24 घंटे में आपको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन देता हूँ। और गायों में आप बाकायदा एंटीबायोटिक दवाइयां लगा सकते हैं, परमिसिबल है ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन डेयरी के अंदर। सिर्फ कंडीशन ये है कि आपको जिस गाय को आपने एंटीबायोटिक दिया है उसका दूध आप 4 दिन तक 5 दिन तक नहीं बेच सकते। अच्छा, वो तो अदरवाइज भी एडवाइस है, बाय स्टैंडर्ड एडवाइस है कि अगर आपने किसी गाय को एंटीबायोटिक दिया है तो आप उसके दूध को नहीं बेचेंगे। तो ये बेसिकली क्या है कि जो जानकारी का अभाव है ना ऑर्गेनिक में, भारत के किसान को पिछले 4-5 साल में इतना बुरी तरह से आर्थिक रूप से तोड़ा गया है ऑर्गेनिक में, कि मैं खुद ऑर्गेनिक फार्मर हूं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग पूरी साइंटिफिक खेती है, और बगैर वैज्ञानिक आधार के अगर आप इस खेती को कर रहे हैं तो आप बर्बाद हो रहे हैं।
हाँ, और डेफिनेटली। देश के लिए भी ये नुकसान का काम है। ये लोग समझ नहीं रहे, लोगों को लगता है कि यार ये खुद तो ऑर्गेनिक कर रहा है लेकिन ये विरोध कर रहा है। मैं विरोध नहीं करता हूँ, मैं बेसिकली जो सच है उसको बताना चाहता हूँ फार्मर्स को। ये आपकी बात सही है, मैं लेकिन गड़बड़ है, लोग समझ नहीं रहे हैं इन बातों को। अगर आप एजेकोबैक्टर का यूज करोगे, अगर आप मेटाराइजम का यूज करोगे, वो ऑर्गेनिक है। लेकिन अगर आप गाइडलाइंस में पढ़िए, आप देखें तो सही भारत सरकार किसको ऑर्गेनिक कह रही है, किसको नॉन ऑर्गेनिक कह रही है। लेकिन जो हमारे कृषि वैज्ञानिक है ना नमिता जी, वो तक नहीं जानते कि एक्चुअल में जो नियम है, जो कायदे हैं, जो कानून है, वो क्या कह रहा है। वो किताब छाप के बैठ गए, उन्होंने खुद अपनी छापी हुई किताबें नहीं पढ़ी। आपकी बात मैं एग्री करती हूँ। चलो अब मेरे पास में 10 मिनट बच रहे हैं। एक तो जगजीत सिंह जी नए जुड़े हैं। जगजीत सिंह जी कोई अपनी बात हो तो आप रखिए, कोई हम जो है अलगाई के लेट जुड़े हैं, आप कोई जिज्ञासा हो आपकी, कोई पॉइंट हो तो आप रख दीजिए, वरना मैं आगे बढ़ता हूँ। लाल सिंह जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। जगजीत सिंह जी अपना माइक खोलिए। चलो लाल सिंह जी अपनी बात को रखिए, 10 मिनट अपने पास में है अपने टाइम शेड्यूल में, तो हम फिर लेंगे। अरविंद, हाँ, हमें फूड हैबिट के बारे में भी थोड़ा सोचना है, और जिस एरिया में जो नेचुरली जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उनमें वहां से संबंधित एलिमेंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सब उसमें उपलब्ध होते हैं, वो उस पर ध्यान दिया जाना है। अब देखिए, आप अगर सी फूड की बात करें तो सी के पास में प्रॉन्स बहुत हैं, क्रैब्स बहुत हैं, उनमें बड़ी अच्छी प्रोटीन है। क्या मैं प्रॉन्स और क्रैब्स खाने लगूं? खा सकता हूं? मैं नहीं खा सकता। इसमें लाल सिंह जी मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि ये जो आपके पास अवेलेबल है ना मटेरियल, हर कोई किसान है नहीं, जो मटेरियल अवेलेबल है वो मिलावटी है, ये है। अब इसको मिलावट नहीं और प्योर ही वहां से चीज लाए, प्रोटीन मिल जाए, कोई विटामिन मिल जाए, कोई उसके अंदर कुछ कंटेंट मिल जाए। जैसे वो डॉक्टर साहब चले गए, जैसे उन्होंने ये कहा कि भाई मेडिकल साइंस के अंदर ये बातें हैं, तो हम लोग जो सोच रहे हैं ना वो ये सोच रहे हैं कि यदि रेडी अवेलेबल कोई चीज, एक ही चीज हो जो मार्केट में, ये कोई चीज आएगी, ऑयल आ रहा है, पाम ऑयल मिक्स है, ये जितना भी आपकी मैगी है, ये जब हमने अजीनोमोटो के ऊपर बात करी तो एक अजीब, जापान का पेड़ अजीनोमोटो बढ़ने वाला, जापान में बैन और भारत खा रहा। तो ये सारी कुछ चीजें ऐसी है कि हमारी फूड हैबिट अपनी जगह है, लेकिन फूड अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है। उस फूड को क्या करें? तो उसके बारे में अनुसार मेरे खेत में मैं वो गेहूं उगाऊं और वो भाई वो मैं मातापोड़ी कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो लेबर है ना वो उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा मेरे साथ में, इसलिए मुझे अलग से मेरे को अलग करनी पड़ी 2 बीघा का गेहूं, मेरे को कुछ अलग कुछ करना पड़ा। ये बहुत टेढ़ा काम हो गया। इसके अंदर जिस तरीके से फूड हैबिट के अंदर जो मिलावटपना आया, तो अब मैं जो चाहूंगा सेशन के कंक्लूजन में रामनारायण जी चौधरी साहब और अरविंद जी की मैडम, आप दोनों ने नंबर लिख लिए होंगे और नहीं हो तो रिकॉर्ड भेजूंगा, उसमें से आप कर लीजिए। और हम एक सेशन जो है प्रैक्टिकल वे में मैडम नमिता जी के साथ एडजस्ट करके, और जो भी होंगे, लेकिन यू बोथ आर द लीड ऑफ दिस टॉपिक, आप दोनों इस टॉपिक को लीड करेंगे। रामनारायण जी आप है और अरविंद जी हैं, उनके मैडम क्योंकि वो MSc है उसमें, तो हम चाहेंगे कि ऐसा एक ग्रुप हमारा बन जाए जो इस पे एक है, क्योंकि इसके लिए कारण मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जैसे जा रहे हैं, सेमिनार हो रही है, तो उसके पहले हमारे कुछ क्वेश्चन, कुछ हमारे कुछ आइडियाज हो जाए, तो एक ग्रुप फोरम की तौर पे हम बात कर ले, और आपस में हमारे ग्रुप में मनीष जी से, लाल सिंह जी से, हरलाल जी से, जिससे भी कोई आपकी डिस्कशन मेरे से कोई हो, राम प्रसाद जी से, ये सब अपने अपने वे में अपनी अपनी जगह सब एक्सपर्ट हैं, अपनी अपनी जगह सारे काम कर रहे हैं। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो यूं ही सुनने आया हुआ हो, सब अपने अपने व्यक्ति, सबकी अपनी एक जिज्ञासा है, सब हम ज्वाइंट करके, और इनके सेशन में कोई बात पहुंचे, जैसे मैंने बात उठाई कि पानी आ रहा गंदे नाले का, क्या उसमें कुछ का यूज हो सकता है, क्या हम इसको खाद के रूप में सीधा काम में ले सकते हैं, खाने के रूप में कौन सा ऐसा जैसे कैप्सूल बताया कौन सा हो उसके बारे में, तो सारी जिज्ञासाएं समाप्त करते हुए हम ये करें कि उसके अंदर किसान हमारा केंद्र बिंदु रहे, इकोनॉमी सेकंड प्रायोरिटी है हमारी इसमें,
लेकिन फूड जो है वो शुद्ध हो, इस बात में ये प्राथमिकता हमारी है कि चाहे 2 रुपए ज्यादा लगे लेकिन हम खाएं। अब इसके लिए हम तड़पन है, जैसे मुझे मूंगफली बोनी पड़ी, मूंगफली का तेल जाके मुझे निकलवाना पड़ा, लाना पड़ा, गेहूं मुझे अलग से बोने पड़े, चने में अलग बो करके मैं कर रहा हूं, तो मेरे घर के जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट, तो इसके लिए मैंने रोल मॉडल में राम प्रसाद जी से मेरा हुआ था कि हम 50 फैमिली मिलेंगे आपस में। जो मैडम ने बात कही थी नमिता जी, वो हम आपको मैडम हमने पहले से सोचा है। एक जगह हम नहीं होंगे, गांव के अंदर तो हो नहीं सकते, हमारे जहां विचार मिलते हैं, एक दूसरे का विश्वास है। जैसे मैंने चना बो दिया और इस वे में बोया कि भाई ये खाद जो बनी इसी से हमने बना दिया, उसको मैंने सब 50 ग्रुप में 50 फैमिली को बांट दिया। 10 फैमिली जुड़ती है तो उनके रिश्तेदारों से 50 जुड़ती है, ये टोटल विश्वास का धंधा है। हाँ। आप किसी को कोई चीज बेचना चाहो तो वो खरीदता ही नहीं, क्योंकि अरे यार पता नहीं नकली होगा क्या होगा, ये मार्केट के अंदर जो पेट उड़ी है, कितना ही बड़ा सर्टिफिकेट लाओ वो हवा निकल चुकी है। और जो आदमी जी रहा है ना, वो अवेयर जो लोग हैं वो ये इस बात पे लगे हुए हैं कि हम कोई ऐसी चीज पैदा करें। उसके अंदर हमारा माइंड फोकस ये आया था कि यार ऐसी चीज, ये बात एक दिमाग में फिर खाद हो जाए, मनीष जी ने कहा वो बात एक जगह हो जाए, तो ऐसी एक वर्कशॉप के तौर पे ये रामनारायण जी और मैडम अरविंद जी जो है ये आगे लीड करते हुए एक कम्युनिटी ग्रुप बनाएंगे। राम प्रसाद जी है, मैं हूं, जो भी हमारे जितने साथी लाल जी है, लाल सिंह जी है, तो हमारे खान पान की व्यवस्था में हम इस एल्गी के मेथड से कुछ ऐसा नया ला सके, ऐसा हमारा एक बार एक मिशन रहेगा। और आज के सेशन को हम इसी बात को समर्पित करेंगे। और मैडम ने जो बात अरविंद वो चले गए डॉक्टर अनिल, वरना मैं बड़ा तड़फन में था। अरविंद जी ने भी काफी जोड़े हैं साथी गुरप्रीत वगैरह। तो गुरप्रीत भाई आपका माइक अनम्यूट हो, तो आपकी कोई बात हो मैडम से संबंधित पूछने की, या आपके कोई ऐसी बात दिमाग में आए, आप पंजाब से जुड़े हुए हैं, तो कोई माइक खोलिए अपना और अपनी बात को रखिए, क्योंकि अब हमारे पास में 5 मिनट का सेशन और बच रहा है, क्यों फिर रिकॉर्ड किया हुआ लोग सुनते भी नहीं है, फिर ज्यादा रिकॉर्डिंग का कोई मायने नहीं। गुरप्रीत आप अपनी बात को रखो। नमिता मैम एक बार आपका नंबर फिर से दे दीजिए जरा। हाँ जी लिखिए 94 हाँ 16 जी 92 हाँ 888 888 3 जी ओके मैम, थैंक यू। चलो गुरप्रीत जी आपने माइक खोला, गुरप्रीत जी माइक खोलिए आप। सर जैसा कि आप सभी ने बताया ही है कि एल्गी के फायदे भी हैं नुकसान भी हैं कहीं कहीं। सर जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की भी बात हो रही थी, सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही बोलिए बिल्कुल। सर जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हो रही थी, सर जैसे हम जब से इंसान ग्रो मतलब इंसान की पॉपुलेशन बढ़ रही है, तब से सर हम ट्रीज फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, और जिससे कि मतलब जो लैंड है जिसे हम कहते हैं उपजाऊपन उसका कम हो रहा है, जो बंजर भूमि ज्यादा हो रही है उससे। सर हम वहां पर एल्गी जैसे कि नोस्टॉक, एनापिना, कुछ और तरह के एल्गीज ग्रो करके सर उसकी जो कि उसका कंटेंट जो से चाहिए उपजाऊ भूमि दोबारा से फर्टाइल सोइल हम बना सके, जो ये भी एक ऑर्गेनिक फार्मिंग में आएगा सर। चलो मैडम नमिता जी, आप फॉरेस्ट के अंदर, हमारे 2 डीएफओ भी, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर भी जुड़े हुए हैं। नमिता जी इसमें क्या व्यू रखना चाहेंगी आप? सर फॉरेस्ट के अंदर ग्रो आप कैसे करना चाहेंगे, क्योंकि ये ऑक्सीजन प्रोडक्शन तो है जो हमारा रिक्वायरमेंट है हमारी वर्ल्ड की ऑक्सीजन की, उसका सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड हमारा सी पूरा करता है, और सी के अंदर ये एल्गी भरपूर मात्रा में प्रेजेंट है पूरे सी में, तो वो हमारी सबसे ज्यादा फॉरेस्ट से ज्यादा वहां से हमें मिलती है। अब जो फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट एरिया में हमें वाटर रिसोर्सेज इतने नहीं है, और यदि वाटर रिसोर्स में आप कम करेंगे तो आपका नेचुरल जो होता है उसको होने दीजिए, अदरवाइज यूट्रिफिकेशन हो रहा है। आप देखेंगे हरियाणा में मैंने ऑब्जर्व किया, जो गांव में छोटे छोटे पॉन्ड बने हुए हैं, उनको आप चल
पोखर हैं छोटे छोटे से, हर गांव में एक पोखर जरूर है। और पोखर को मैंने कहा कि पोखर सारे खराब हो रहे हैं, उसी में आपके जानवर जाते हैं, पानी पीते हैं इतने गंदे, उसमें एल्गी भी बहुत ग्रो है। तो एल्गी ग्रो करने का कारण क्या है, गांव का रहने वाला किसान क्या करता है, गोबर घर से लाके उसके किनारे फेंक जाता है। तो जब बारिश गोबर भरपूर तरह में न्यूट्रिएंट होते हैं गोबर के अंदर, ये मानते हैं आप। तो वो फॉस्फेट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, और फॉस्फेट कंसंट्रेशन होते के साथ वहां पे ग्रो करती है जो टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग है एल्गी, माइक्रोसिस्टीन वगैरह, और वो वही पानी आपका जानवर पी रहा है, और उसके जानवर से उसके दूध में आ जाता है वो टॉक्सिन। और वो टॉक्सिन आप इतनी ज्यादा क्वांटिटी में तो नहीं रहता, लेकिन वो जो उसके मिल्क में आता है वो आप कंज्यूम करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो आपका इकोसिस्टम है उसके पूरे सर्कल में आपके बॉडी के अंदर भी आ रहा है। तो धीरे या ज्यादा क्वांटिटी में जाएगा तो वो आपकी बॉडी को भी इफेक्ट करेगा डेफिनेटली। तो मेरा जो मानना था कि हमें वो गाँव में, हरियाणा से शायद जो हमें ध्यान देने की जरूरत है, तो इसके लिए आप अपने गांव के लोगों को एजुकेट कीजिए कि जो कचरा आप पॉन्ड के साइड में डालते हैं, जो आपका पोखर है, पोखर के साइड में आप कचरा डालते हैं, हर गांव में देखा मैंने वहीं पे होता है कचरा डालने की जगह, जो सबसे ज्यादा गलत है। वाटर रिसोर्सेज जितने हैं उनको हमें कंजर्व करना ही होगा। यदि हमने कंजर्व नहीं किया तो वहां से जो लीचिंग हो रही है पानी की वो भी कम हो जाएगी और सूखा बढ़ जाएगा। हर जगह वाटर लॉगिंग होती जा रही है अपनी गंदी में, थोड़ा सा बारिश आया वाटर लॉगिंग हो गई, शहरों में तो हो ही रही है क्योंकि हमने शहर प्रॉपरली वो नहीं करे हैं, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। वैसे ही गांव में भी है, गलियां पक्की हो गई, सब हो गई, पोखर जो पूरे गांव का पानी जहां आता था वो रास्ते बंद कर दिए, वहां से बह के नहीं आता, वो पोखर में भी खराब हो गया। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए कि आप करना चाहते हैं। और जहां तक, चलो अब दो मिनट शेष है, कोई किसी का स्पेसिफिक सवाल हो मैडम से, और मेरा कोई हो तो। एक सवाल है नमिता जी से। नमिता जी, जो फिशरी इंडस्ट्री है, मतलब किसान बड़े पैमाने पे इससे भी जुड़े हुए हैं, तो जो फिशिंग पॉन्ड है हमारा, जिसमें हम ऑलरेडी फिशरी कर रहे हैं, क्या उसके लिए भी कोई एल्गी है जो दोनों काम कर सके, या फिश फूड के तौर पे भी इस्तेमाल हो, या उसका कहीं कोई सारी एल्गी के पैलेट, हाँ, ये सारी एल्गी जो है उसके पैलेट बना के आप उनको दीजिए, उनको फायदा दे। उसके लिए मैं आपको बताऊंगी, थाईलैंड में जो चल रहा है, एक होता है सोल्जर फ्लाई, उसके लार्वा का फूड दीजिए आप, और वो आप जितना वेस्ट खाती है, वो मक्खी होती है एक तरह की, और वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, उसमें किसी प्रकार का बीमारी नहीं होती, सोल्जर फ्लाई बोलते हैं उसको। उसका भी लोग कल्चर कर सकते हैं, हमारे अभी हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं हो रहा है, और थाईलैंड के जो किसान हैं वो अपने यहाँ वो उसका कल्चर करते हैं। उसके जो लार्वा होते हैं वो अपनी मुर्गी और अपने पिग का भी खेती करते हैं, वो पिग को भी देते हैं, और सेम ही वो फिश फार्मिंग करते हैं, वो फिश को भी उसी का फूड देते हैं। तो मल्टी लेयरिंग वो फार्मिंग करते हैं, उस फार्मिंग के थ्रू उनको फायदा होता है, वो फिश को फूड आराम से मिल जाता है। उसको बोलते हैं, नहीं कोई स्पेसिफिक एल्गी है जो फिश के काम आ सकती है। मैं इम्पोर्टेंट बात कहूंगा, देखिए जी, मुझे कहने दो। जी सर। हाँ लाल सिंह जी, टाइम बहुत कम है, रिकॉर्ड नहीं होगा इसलिए, हाँ शॉर्ट में कहिए। हनुमान जी रुकिए, हाँ, इसमें क्वेश्चन रखिए कि कोई भी इंडिजिनियस के अलावा कोई दूसरी स्पेसी अगर यहाँ इंट्रोड्यूस की तो वो नुकसान करेगी गारंटी से। देखिए, मैं यहाँ केवलादेव नेशनल पार्क में या भरतपुर रहता हूँ, यहाँ पर इंडिजीनियस फिशेज थी, बहुत छोटे छोटे, करीब 20-25 स्पीसीज थी। हमने यहाँ एक कैट फिश लाके इंट्रोड्यूस कर दी, और वो कैट फिश ने वो सारी फिशेज को खा गई। अभी वो मतलब एक तरह से बर्मन हो रही है हमारे लिए, हमें हर बार उसको निकालना पड़ता है, लाखों रुपए मतलब खर्च करने पड़ते हैं जब वो कैट फिश का एरेडिकेशन होता है। सो प्लीज बी कॉशियस कि कोई नई चीज इंट्रोड्यूस ना की जाए। और दूसरा, इंडिजीनियस फूड में भी हनुमान जी कह रहे हैं कि कोई नई चीज आए, नई चीज में आप इंडिजीनियस फूड पे ही रिसर्च करिए, इंडिजीनियस फूड को ही बढ़ाइए, और वो इंडिजीनियस जो फूड है आपका वही आपको ताकत देगा, आपकी सेल्स। मैं लाल सिंह जी, इंडिजीनियस फूड में एक्सेप्ट ही नहीं करती दूसरी खाने को। अरे जो फूड है देख लीजिए दूसरे, अरे आप, ये बात अपनी कई बार हो चुकी है कि हमने मिक्सचर ज्यादा कर दिया इसलिए कर रहे हैं, ये ढूंढ इसलिए रहे हैं कि भाई यहाँ तो पूरे नकली वाला हो गया, फर्जी हो गया, सारा मिक्स कर दिया,
फूड तो इंडिजियस ही खा रहे हैं, लेकिन कोई नाश्ते में या ऐसा कुछ करके, चलो ठीक है। आज का सेशन यही। नमिता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम कहेंगे कि आज आपने सेशन में एक्चुअली रौनक ला दी, और हम इसके बिल्कुल ज्ञानी नहीं थे, और हम कई लोगों से कांटेक्ट के बावजूद भी हम संपर्क नहीं कर पाए। डॉक्टर अनिल ने और मैडम अरविंद जी ने भी काफी उनको जोड़ा, डॉक्टर साहब वगैरह को, तो इन सबको धन्यवाद देते हुए आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। कोई विशेष भारती जी कोई बात हो तो नंबर है वैसे तो, और वैसे आप नमिता जी को धन्यवाद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन है, और नमिता जी शायद आपको फोन कर करके परेशान करता रहूंगा। नहीं, बिल्कुल बहुत थैंक यू। ओके, थैंक यू सर, फिर मिलेंगे सर संडे। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा सेशन लगा, सबको बहुत बहुत धन्यवाद।